Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by Amna Shah. Listeners, आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ये एक डकैती की वारदात थी और मेरे थाने में एक रिटायर्ड सूबेदार ये रिपोर्ट लेकर आया कि रात उसके घर में नकब लगी है और तमाम सेवन निकल गया है। उसके साथ उसका एक जवान बेटा और 2 और आदमी थे। मैंने जुमला मालूमात लेकर कागजों का पेट भरा और उससे पूछा कि उसे किसी पर शक है। उसने किसी पर शक न लिखवाया। देखो जवान, सूबेदार ने सिपाहियों के साथ बात करने के लहजे में कहा, ठीक से तफ्तीश करो, ढीला मत हो जाओ। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। कहने लगा, अब मौके का मुलाहिजा करो। ठीक है सूबेदार साहब बहादुर, मैंने बेवकूफ़ सिपाहियों की तरह कहा, मैं हुजूर के साथ चलूंगा। शाबाश, उसने कहा, हम साहब को तुम्हारे वास्ते बोलेगा। उसके साथ जो 2 आदमी थे उनमें से एक मुस्कुरा रहा था और दूसरे के चेहरे पर घबराहट सी थी। शायद उसे ये सोच आ रही थी कि सूबेदार अपनी अकड़फों से थानेदार की तौहीन कर रहा है। सूबेदार का बेटा उसे जरा परे ले गया और उसे कुछ कहने लगा। मैं समझ गया कि बेटा बाप को याद दिला रहा है कि ये थाना है, उसकी पलटन की बारिक नहीं है। मेरे लिए ये शख्सियत अजीबोगरीब नहीं थी। मैंने ऐसे बहुत से देखे थे। ये शख्स अगर इससे ज्यादा तौहीन-आमेज़ बातें करता तो भी मैं इससे लुत्फ उठाता। उसका घर दूर नहीं था। वहां तक पहुंचते मैंने इन लोगों से कुछ और मालूमात हासिल कर ली। एक कांस्टेबल को मैंने खोजी को मौके पर लाने के लिए पहले ही भेज दिया था। नकबजनी की वारदात में खुरे मिल जाया करते हैं। मैं मकान के पिछवाड़े गया जहां नकब लगी थी। ये उन मकानों को लगती थी जिनके पिछवाड़े दूसरे मकानों से मिले हुए नहीं होते थे। लोहे के खास औजार से मकान के पिछवाड़े से ईंटें निकालकर दीवार में इतना शिगाफ बना लिया जाता था जिसमें से एक आदमी लेटकर अंदर जा सकता था। ये शिगाफ जमीन के साथ बनाया जाता था। इन लोगों का कमाल ये था कि ईंटें जरा सी भी आवाज पैदा किए बगैर निकाली जाती थीं। नकब गर्मियों के मौसम में लगती थी जब लोग छतों पर या सहनों में सोया करते थे। नकबजनी एक मुश्किल फन था जिसमें किसी किसी को महारत हासिल थी। आजकल नकबजनी का रिवाज नहीं रहा। इसकी एक वजह यह है कि लोग मट्टी गारे की बजाय सीमेंट इस्तेमाल करने लगे हैं और दूसरी वजह यह है कि पुलिस का ताउन हासिल होता है, इसलिए नकब लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। मैंने जब इस दीवार में नकब लगी देखी तो मुझे साफ महसूस हुआ कि ये पेशावरों का काम है। नकबजनों ने फन का निहायत अच्छा मुजाहरा किया था। मकान के पिछवाड़े जो खेत था उसमें कोई फसल नहीं थी। बारिश का मौसम था, मट्टी कच्ची थी, इसलिए खुरे बड़े साफ थे। इससे आगे खुरा उठाना इसलिए मुश्किल था कि बाकी खेतों में मकई और बाजरे की फसल खड़ी थी। मैंने खोजी से कहा कि वो इन खुरों को महफूज करके देखे कि खुरे कहीं और भी मिलते हैं या नहीं और खुरे किस तरफ गए हैं। मैं दरवाजे की तरफ से मकान के अंदर गया। सबसे पहले मेरी नज़र एक जवान लड़की पर पड़ी जो सूबेदार की बेटी हो सकती थी। बड़ी अच्छी शक्ल सूरत की लड़की थी। मुझे देखकर वो एक तरफ हो गई। मैंने उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखा, फिर उसे सर से पांव तक देखा। इसलिए नहीं कि वो अच्छी शक्ल सूरत वाली और बड़े अच्छे कद-बुद की लड़की थी, बल्कि इसलिए कि उसे देखकर मुझे ऐसी 3-4 लड़कियां याद आ गई थीं जिन्होंने अपने माँ बाप के घरों में नकबजनी और डकैती की वारदातें करवाई थीं। मैंने तो इस घर के हर फर्द को शक की निगाहों से देखना ही था। सूबेदार मेरे साथ साथ था। मैंने वारदात वाले कमरे में जाकर उससे पूछा कि ये लड़की जो बाहर खड़ी है, क्या ये शादीशुदा है? हाँ, सूबेदार ने जवाब दिया, बिल्कुल शादीशुदा है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा, ये अपने घर आई हुई है। इसका खामिद क्या करता है? पंसली सूबेदार है। सूबेदार ने अपने मखसूस अकड़े हुए लहजे में जवाब दिया, मैं इसका खामिद हूँ। मुझे बड़ी जोर का धक्का लगा। मेरे लिए यह अजीब नहीं था कि बूढ़े सूबेदार ने जवान लड़की के साथ शादी कर रखी थी, बल्कि इस ख्याल ने मुझे चौंका दिया कि डकैती की इस वारदात का ताल्लुक इस शादी के साथ भी हो सकता है। आपकी पहली बीवी 4-5 साल हुए फौत हो गई है, सूबेदार ने जवाब दिया। नकब वाले कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां दीवार के पास गद्दे और रजाइयां रखने वाली बड़ी पेटी थी। इसके साथ छोटे बड़े ट्रंक और सूटकेस एक दूसरे के ऊपर रखे थे। 2 सूटकेस अलग पड़े थे। साफ पता चलता था कि ये नकब लगाने वालों ने ऊपर से उठाकर नीचे रखे हैं। इन दोनों के नीचे एक बड़ा सूटकेस था। सूबेदार ने कहा, चोर वो ले गए हैं।
मेरे पूछने पर उसने सूटकेस का जो साइज बताया वो एक संदूक के साइज का था। मैंने ये नोट किया कि इस संदूक का टूटा हुआ ताला वहां नहीं था और किसी और बक्स या सूटकेस का ताला नहीं तोड़ा गया था। मैंने सूबेदार से पूछा तो उसने बताया कि उस संदूक को बड़ा मजबूत ताला लगा हुआ था। अगर वो ताला तोड़ा जाता तो यहीं पड़ा होता। ये साफ सबूत था कि चोरों को मालूम था कि माल इसी संदूक में है। वो आए और उन्होंने इस संदूक पर रखे हुए 2 अटैची केस उठाकर एक तरफ रखे और माल वाला संदूक उठाकर ले गए। ये साफ इशारा था कि ये चोरी घर भेदी ने कराई है। घर का भेदी कोई नौकर ही हो सकता है या घर का अपना आदमी। मैंने सूबेदार से पूछा कि घर में कोई नौकर है तो सही। सूबेदार ने जवाब दिया, लेकिन घर में उसका इतना ज्यादा काम नहीं होता कि वो ज्यादा देर घर में गुजारे। मालूम होता है आप समझ गए हैं कि मैंने नौकर के मुतालिक क्यों पूछा है। मैंने सूबेदार से कहा। हाँ हाँ जवान। सूबेदार यकलख्त अपनी सूबेदारी में आ गया। कहने लगा, हम समझते हैं, लेकिन तुम याद रखो हमारा नौकर चोर नहीं है। मैं पहले हैरान हुआ था कि इस सूबेदार में इतनी अकल है कि समझ गया है कि मैं नौकर के मुतालिक क्यों पूछ रहा हूँ। मुझे शक ये था कि इस घर में अगर कोई नौकर है तो वो ही घर का भेदी हो सकता है, लेकिन सूबेदार का जवाब सुनकर मेरी खुशफहमी दूर हो गई। सूबेदार साहब, मैंने उसका बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, मैं जवान नहीं हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। उम्र के लिहाज से तो जवान हूँ, लेकिन मैं आपकी पलटन का सिपाही नहीं हूँ। आप सूबेदारी को तफ्तीश के दौरान अपनी जेब में डाल लें। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए फौजी लहजे में कहा। ठीक है जवान। 2 सूटकेस जो नीचे रखे हुए थे, इन पर गर्द पड़ी हुई थी। मैंने देखा कि उन पर उंगलियों के बड़े साफ निशान थे। ये मेरी मदद कर सकते थे। मैंने पुलिस के कायदे कानून के मुताबिक कागजी कार्रवाई करके दोनों संदूक मुकम्मल अपने कब्जे में लेकर इस हुक्म के साथ थाने भेज दिए कि एएसआई उंगलियों के निशानात को फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भिजवाने के लिए महफूज कर ले। ये एक खास तरीका होता है जो बयान करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ और मालूमात हासिल करने के लिए सूबेदार की बैठक में बैठ गया और इससे पूछा कि संदूक में क्या कुछ था। कीमती कपड़ों के अलावा घर का सारा जेवर इसी संदूक में था। सूबेदार ने कहा। कुछ रकम भी होगी? मैंने पूछा। नहीं, सूबेदार ने जवाब दिया, रकम दूसरे सूटकेस में थी, वो उन्होंने नीचे रख दिया था। सूबेदार साहब, मैंने उसे कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ कि जादू के जोर से पता चला लूंगा कि ये वारदात फलां आदमी ने की है। आप भी जरा हिलजुल करें। मैं आपको बड़ा पक्का इशारा देता हूँ कि आपके घर में कोई फर्द है जिसने चोरों को बताया था कि ऊपर के 2 सूटकेस उठाना, इनके नीचे जो संदूक है वो उठाकर ले जाना। चोरों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर एक सूटकेस और संदूक की तलाशी लें और सिर्फ जेवर या रकम ले जाएं। इस वारदात में उन्हें नकब लगाने में जरा ज्यादा वक्त लगा होगा, लेकिन जेवर वाला संदूक उठाकर बाहर निकलने में उन्होंने सिर्फ 2 मिनट लगाए होंगे। ये मालूम करना आपका काम है कि घर का ये भेद चोरों को किसने दिया है। आपको जिस पर शक है उसका नाम लिखवा दें, उससे इकबाली जुर्म कराना मेरा काम है। मेरा नौकर जो दरअसल मजारे है, इस किस्म का आदमी नहीं हो सकता। सूबेदार ने कहा। ये मालूम करना आपका काम है कि वो कौन हो सकता है। मैंने कहा, मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं ये मालूम करने का इरादा कर लूंगा कि घर भेदी कौन है, फिर मैं आपकी कोई बात और कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। मैं आपके घर के किसी भी आदमी को किसी भी वक्त थाने बुलाऊंगा। मैंने देखा कि सूबेदार की सूबेदारी ठंडी पड़ गई थी, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मैंने उसके नौकर को बुलाकर कांस्टेबलों के हवाले कर दिया। उसे शामिल तफ्तीश करना बहुत जरूरी था। मैं इस घर से निकलने ही लगा था कि खोजी आ गया। उसके साथ एक कांस्टेबल था और एक और आदमी उनके साथ आया था। मुझे बताया गया कि खोजी खुरा उठा रहा था तो ये आदमी कहीं से आ रहा था। इस आदमी ने जब खोजी के साथ एक कांस्टेबल को देखा तो वो इनके पास रुक गया। उसे जब पता चला कि ये लोग खुरा उठा रहे हैं तो उसने बताया कि उसने एक खड्ड में एक संदूक पड़ा देखा है। वो आगे जाने की बजाय इस तरफ आ गया। वो किसी को इस संदूक के मुतालिक बताना चाहता था। वो समझ गया था कि इसमें से कीमती माल निकल गया है और चोर इसे यहाँ फेंक गए हैं। मैं इस इत्तला पर इस आदमी के साथ चल पड़ा। सूबेदार और उसका बेटा मेरे साथ थे। नंबरदार और सीलदार भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। शहर से तकरीबन 1 मील दूर ऐसा इलाका था जिसमें छोटे बड़े खड्ड थे। मैं वहां गया, वहां से कोई रास्ता नहीं गुजरता था। इस आदमी ने जरा दूर से बुलंद जगह से गुजरते इत्तेफाक से ये संदूक देख लिया था। इस आदमी की रहबरी में मैं वहां पहुंचा। सूबेदार ने संदूक पहचान लिया।
संदूक खुला हुआ था। सूती कपड़े कुछ संदूक के अंदर थे, कुछ बाहर पड़े थे। सूबेदार ने बताया कि इसमें जो रेशमी कपड़े थे वो नहीं हैं। जेवर भी गायब था। मैंने इसकी बरामदगी के कागज तहरीर किए और संदूक उठवाकर थाने ले गया। इस किस्म की वारदातें पेशावर लोग किया करते हैं और ये पेशावर लोग पुलिस के रिकॉर्ड पर होते हैं। मैंने पहला इंतजाम ये किया कि मुहर्रिर हेड कांस्टेबल से कहा कि वो सजा याफ्ता अफराद को थाने बुलाए। मेरे थाने के रिकॉर्ड पर 6-7 नकबजंद थे। ये सभी एक एक दो दो बार के सजा याफ्ता थे। उनके आने तक मैंने नौकर को अलग कर लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ट्रंकों वाले कमरे से उसे कितनी कुछ वाकफियत है। मैंने उस पर यह जाहिर ना होने दिया कि मुझे उस पर शक है। तुम रात कहाँ सोए थे? मैंने उससे पूछा। मैं अपने घर सोता हूँ, नौकर ने ऐसी आवाज में जवाब दिया जो साफ तौर पर कांप रही थी और मुंह से अल्फाज निकालते उसे कोशिश करनी पड़ रही थी। डरते क्यों हो यार? मैंने उसे कहा। मैं तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है कि तुम्हारा सूबेदार बेवकूफ आदमी मालूम होता है। तुम मुझे कुछ सियाने आदमी लगते हो। उसे तो ये भी मालूम नहीं कि जिस कमरे में नकब लगी है इस कमरे में क्या कुछ रखा हुआ है। इसके बेटे को भी पता नहीं। मेरा ख्याल है कि इस कमरे से कुछ और भी गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वहाँ ट्रंक और सूटकेस इतने ही थे जितने मैंने देखे हैं। मैं उस कमरे में इतना कभी नहीं गया कि अच्छी तरह देखूं कि वहाँ कितने ट्रंक और कितने सूटकेस पड़े हैं। नौकर ने कहा, मैं तो यहाँ भैंस और सूबेदार साहब की घोड़ी को चारा डालने और पानी पिलाने आता हूँ और दोनों वक्त भैंस को धोता हूँ। कमरों के अंदर मेरा कोई काम नहीं होता। इस नौकर की उम्र 30 साल से कुछ ज्यादा थी। ये मुझे इतना चालाक और होशियार नहीं लगता था। मैंने उसके साथ बहुत वक्त सिर्फ किया। उससे इतनी ज्यादा बातें पूछी कि वो रोने पर आ गया। मैं महसूस कर रहा था कि वो अपने आप को इस तरह बचाने की कोशिश नहीं कर रहा जिस तरह मुजरिम किया करते हैं। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि उससे मैंने जो पूछगछ की थी वो तमाम की तमाम बयान करूं। मुख्तसर तौर पर आपको ये बता देता हूं कि वो मुझे खरबेती नहीं लगता था। मैंने उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे दोस्त बनाने लगा। तुम्हारा सूबेदार तो मुझे बेवकूफ़ आदमी मालूम होता है। इस उम्र में उसने इतनी जवान लड़की के साथ शादी कर ली है। क्या ये लड़की उसके साथ खुश रहती होगी? मैंने देखा कि वो कुछ झिझक रहा था। मैंने उसे बातों बातों में अपने साथ खोल लिया और उसे कुछ इस किस्म के इशारे भी दिए कि सूबेदार उस पर शक करता है कि चोरी उसी ने करवाई है। क्या उसने साफ कहा है? नौकर ने पूछा। साफ तो नहीं कहा, मैंने जवाब दिया। मैं उसके इशारे समझ गया था। मैंने उसे कह दिया था कि किसी गरीब आदमी को मत फंसाओ। मेरा ये तीर ठिकाने पर लगा। नौकर सूबेदार के खिलाफ भड़क उठा। आपने ठीक कहा है कि सूबेदार बेवकूफ़ आदमी है। उसने कहा। वो बेवकूफ़ी नहीं बेगैरत भी है। आपने पूछा है कि ये लड़की सूबेदार के साथ खुश रहती है या नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो तो इसके बेटे के साथ खुश रहती है। तुमने खुद देखा है? मैंने पूछा। मैंने क्या देखना है जी? उसने कहा। ये तो सारा मोहल्ला जानता है। शक व शुबे वाली बात ही कोई नहीं। सूबेदार के इस बेटे की बीवी तीसरा महीना है, अपने घर बैठी है। वह हर किसी को कहती फिरती है कि उसके खामिन की ये जवान सुतेली माँ उसके खामिन को उसके करीब आने ही नहीं देती। इस लड़की और नई सूबेदारनी में कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है। आखिर वो लड़की अपने मैके चली गई और उसने कहा है कि वो तलाक देगी, इस घर में वापस नहीं आएगी। सारे मोहल्ले को मालूम है तो सूबेदार को भी मालूम होगा। मैंने कहा। वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ रोब झाड़ता है। नौकर ने कहा। और हर वक्त अपनी सूबेदारी में मस्त रहता है। इसकी बीवी इस पर ऐसा जादू चलाती है कि वो बोल ही नहीं सकता। ये शख्स तो इतना बेगैरत है कि इसकी जवान बेटी किसी के साथ निकल गई है और इसने परवाह ही नहीं की। उसकी ये बात सुनकर मैं इस तरह बिदका जैसे इस शख्स ने मुझे सुई चुभो दी हो। एक ही बार 2-3 सवाल मेरी जबान पर आ गए। क्यों, कब, कैसे वगैरह। 5-6 महीने हो गए हैं, उसने कहा। वो किसी के साथ चली गई या कहीं मारी गई या मालूम नहीं उसे क्या हुआ। वो ऐसी गायब हुई कि आज तक उसका पता ही नहीं चला। न बाप ने उसे तलाश किया, न भाई ने कोई कोशिश की, न पुलिस को इतला दी। इन लोगों ने जैसे शुक्र किया हो कि वो चली गई है। वो बदमाश किस्म की लड़की होगी, मैंने कहा। वरना इस तरह जवान लड़की चली जाए तो बाप और भाई तो जमीन आसमान एक कर दिया करते हैं। नहीं जनाब आली, नौकर ने कहा। वो ऐसी नहीं थी। महल्ला का कोई फर्द उसके खिलाफ बात नहीं करेगा।
उम्र कितनी थी उसकी? यही कोई 18-19 साल, नौकर ने जवाब दिया। दरअसल नई सूबेदारनी ने उसका जीना हराम कर रखा था। मैं नौकर की हर बात का यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि नौकर चाकर मालिकों से कभी भी राजी नहीं रहते। देहात के नौकरों की तो बात ही कुछ और थी। इन्हें रोटी कपड़े पर रखा जाता था, लेकिन ना वो रोटी होती थी और ना उस कपड़े में कपड़े का तसव्वुर होता था। क्योंकि ये नौकर एक थानेदार के सामने बैठा था, इसलिए वो थानेदार को खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी मैंने उसकी बताई हुई 2-3 बातें नोट कर ली। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये नौकर किस कुमाश और किस जहन का आदमी है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मेरे काम का आदमी नहीं। मैंने उसे भी यही तासुर दिया। मेरे मुखबिरों ने अब उसकी नक्ल हरकत पर नजर रखनी थी। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी ताकि वो अपने आप को आज़ाद समझकर घूमे फिरे। मैंने उसे एएसआई से कहा कि इस पर नज़र रखे और इस पर नज़र रखने का इंतज़ाम करे। एएसआई को मालूम था कि ये इंतज़ाम किस तरह किया जाता है। एक आदमी आ गया जो नकबजनी के जुर्म में एक बार का सजा याफ्ता था। इसके बाद इस नस्ल के 5-6 मजीद आदमियों को भी आना था, जिन्हें मैंने बुला रखा था। पेशावर मुजरिमों से तफ्तीश करने का हमारा तरीका कुछ और हुआ करता था। तशद्दुद भी होता था और सोच समझकर इनसे सौदेबाजी भी कर ली जाती थी। इनमें से बाज़ पार्टियों की आपस में रकाबत भी होती थी। हम लोग इस रकाबत को भी सुराग रसानी में इस्तेमाल कर लिया करते थे। इन लोगों से मैंने जो तफ्तीश की और जिस तरह की, इसमें आपकी दिलचस्पी की कोई बात नहीं। बस आप ये समझ लें कि इन लोगों से मुझे कोई सुराग ना मिला। इनसे ज़रा सा इशारा मिला कि दूसरे इलाके का एक पेशावर डकैत इस शहर में एक रोज़ देखा गया था। मैंने उनसे पूछा कि वो किसके साथ था और क्या कर रहा था, लेकिन ये लोग मेरे किसी और सवाल का जवाब न दे सके। ये शक व शुबे वाली कोई बात भी नहीं थी। वो किसी काम से इधर आया होगा। ताहम मैंने ये बात अपने जहन में रख ली। मैंने अपने मुखबिरों से कहा कि वो ये मालूम करने की कोशिश करें कि दूसरे इलाके का डकैत रफ़ीका यहाँ किसके पास आया था और क्यों आया था। सूबेदार के नौकर ने मुझे जो बातें बताई थीं, इन पर मैंने मुकम्मल यकीन तो नहीं किया था, लेकिन अच्छा खासा शक पैदा हो गया था। मसलन बुढ़ापे में जवान लड़की से शादी और जवान बेटी का लापता हो जाना और घर में जवान बेटे की मौजूदगी और इस बेटे की बीवी का अपने मैके जा बैठना अच्छा खासे शकूक पैदा करता था। मैंने आपको ये भी बताया है कि थाने के मुखबिरों में मोअज़्ज़िज़ीन भी शामिल होते हैं, जो थानेदारों की खुशनुदी की खातिर मुखबिरी करते हैं। चूँकि वो मुखबिरी कर रहे होते हैं, इसलिए वो हर घर के हालात मालूम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इस किस्म के 3-4 मुअज़्ज़िज़ मुखबिरों ने और दीगर मुखबिरों ने मुझे सूबेदार के घर की जो बातें बताईं, वो मुख्तसरन यूँ हैं कि सूबेदार बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं बयान कर चुका हूँ, यानी कि अहमक और अपने ऊपर सूबेदारी का खौल चढ़ाकर रखने वाला। उसे ये नौजवान बीवी इस तरह मिल गई थी कि इस लड़की की माँ सुतेली थी और इसकी अपनी भी पहले खामिद से औलाद थी। उसने इस लड़की को यूं चलता किया कि लड़की के बाप को अपने असर में लेकर राजी कर लिया कि बेटी इस बूढ़े सूबेदार को दे दे। बाप ने बेटी दे दी। इस लड़की के मुतालिक किसी ने भी अच्छी रिपोर्ट न दी। इसे मजलूम तो सबने कहा, लेकिन इसका चाल चलन सही नहीं था। सही हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी अपनी माँ मर चुकी थी और बाप से उसे शफकत नहीं मिलती थी। फिर उस पर जुल्म यह हुआ कि सौतेली माँ आ गई, जिसने उसे नौकरानी बनाकर रखा। लड़की जवान हुई तो प्यार और शफकत की कीमत अपनी असमत की सूरत में देती रही। उसका अपना एक ही भाई था, लेकिन वो ज़हनी तौर पर कुछ ऐसा वैसा ही था और वो इस लड़की से छोटा था। इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। जब उसकी माँ मरी, उस वक्त इस लड़के की उम्र 11-12 साल थी। माँ की मौत के सदमे ने इसमें कोई दिमागी या जहनी खराबी पैदा कर दी थी। गांव में उसे सब झल्ला कहते थे, लेकिन वो झल्ला यानी कि पागल नहीं था। मुझे बताया गया कि किसी किसी वक्त उसकी हरकतों से पता चलता था जैसे वो दिमागी लिहाज से बेकार हो। मसलन बिलावजह कह कहे लगाना और फौरन ही खामोश होकर चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेना। मैंने बाद में उसे देखा था। उसकी जहानत और फहमो फरासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। वो ज़्यादातर सूबेदार के घर रहता था। एक ही उसकी बहन थी। वो सूबेदार के घर आ गई थी और बहन उसे बहुत प्यार करती थी। गालिबन यही वजह थी कि वो मुकम्मल तौर पर पागल नहीं हुआ था। अगर उसे बहन का प्यार भी ना मिलता तो वो पागल हो चुका होता। ये सूबेदार के बेटे और उसकी बीवी की नाचाकी का क्या चक्कर है?
इसका मुझे इन लोगों से ये जवाब मिला कि शरई लिहाज से तो सूबेदार इस लड़की का खामिन था, लेकिन अमलन सूबेदार का बेटा इसका खामिन था और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। सूबेदार के बेटे और बहू की नाचक्की की यही वजह थी। वो लड़की क्यों पर्दा रखती? वो तो हर किसी को बताती थी कि सूबेदार के घर में ये खेल खेला जा रहा है। इस लड़की का बाप सूबेदार पर जोर दे रहा था कि इसकी बेटी को तलाक दे दी जाए और तमाम जहेज में जेवर वापस कर दिया जाए। इस लड़की का जेवर इन लोगों ने अपने पास रख लिया था। मालूम हुआ कि जेवर खासा ज्यादा था। ये लोग तलाक नहीं दे रहे थे। अब तो इनके दरमियान बाकायदा दुश्मनी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह ये थी कि लड़की के लवाहिकीन ने साफ अल्फाज में सूबेदार से कहा था कि उसके बेटे और उसकी बीवी के ताल्लुकात नाजायज हैं। सूबेदार चूंकि सूबेदार था, इसलिए ये कहने की बजाय कि वो देखेगा कि इसके बेटे और बीवी पर जो शक किया गया है वो कहाँ तक सही है, वो 2 नाली बंदूक निकाल लाया और उसने सारे महल्ले को ललकार कर कहा कि उसके बेटे और बीवी पर जो कोई इतना जलील इल्जाम लगाएगा, बंदूक की दोनों नालियां उस पर खाली कर दूंगा। लड़की का बाप, उसके भाई और उसके 2 चच्चे कमजोर लोग नहीं थे। उनमें से किसी के पास एक नाली बंदूक थी। वो बंदूक लेकर और बाकी लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर निकल आए। महल्ले के बुजुर्गों ने बीच बचाव कराया, वरना खून खराबा हो जाता। इसके बाद किसी ने इनका समझौता कराने की कोशिश नहीं की। लड़की के ये लवाहिकीन कैसे लोग हैं? इसके जवाब में मुझे बताया गया कि वो किसी से डरने वाले लोग नहीं। मालूम नहीं वो सूबेदार पर जवाबी हमला क्यों नहीं करते। वो तो इतने सख्त लोग हैं कि सूबेदार उसके बेटे की लाशें भी गायब कर दें। 2 आदमियों ने मुझे ये भी बताया कि लड़की के बाप ने सूबेदार को पैगाम भेजा था कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर लड़की के जेवर की एक एक चीज, हक महर की पूरी रकम और तलाकनामा भेज दे, वरना वो पछताएगा। हम अपना जेवर तो वसूल कर ही लेंगे। मैंने ये मालूम कर लिया कि ये पैगाम कौन लेके गया था। वो महल्ले का ही एक आदमी था जिसकी मेल मुलाकात दोनों पार्टियों के साथ थी। मैंने उसी वक्त इस आदमी को बुलवा लिया। वो जल्दी आ गया। मैंने उससे इस पैगाम के मुतालिक पूछा। उसने तस्लीम कर लिया कि वो इस किस्म का पैगाम लेकर सूबेदार के पास गया था। ये कब की बात है? यही कोई 15-16 दिन गुजरे होंगे, उस आदमी ने जवाब दिया। इस जवाब से मेरा ये शक पुख्ता हो गया कि नकबजनी की ये वारदात इन लोगों ने ही कराई है। मेरा शक ये सोचकर और पुख्ता होता था कि सिर्फ जेवर चोरी हुआ है। अगर मुलजिम पेशावर होते, जैसा कि वो थे ही, और अपने तौर पर ये वारदात करते, तो वो दूसरे ट्रकों से रकम भी ले जाते। इससे मुझे ये ख्याल भी आया कि घर भेदी का काम सूबेदार की बहू ने किया है। इन लोगों ने तुम्हें पैगाम देते हुए कुछ और बातें भी की होंगी, मैंने इस आदमी से पूछा। गालियां दे रहे थे, उस आदमी ने जवाब दिया। जरा और सोच कर बताओ, मैंने कहा। उन्होंने ऐसी बात जरूर कही होगी कि उनकी बेटी का जेवर वापस ना मिला तो वो क्या करेंगे। ये तो मैंने इन्हें कहा था कि सूबेदार तो साफ इनकार कर देगा, इस आदमी ने कहा। फिर वो क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े के सिवा और हो ही क्या सकता है। लड़की के बाप ने कहा कि लड़ाई करनी होती तो हम कभी के कर चुके होते। हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हम पर किसी को शक भी नहीं होगा और सूबेदार यही सोच सोच कर पागल होता रहेगा कि उस पर यह वार कौन कर गया है। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ, मैंने कहा। तुमने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन हुजूर, उसने कहा, मेरा नाम सामने ना आए, ये लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हारा बयान लिख नहीं रहा, मैं तुम्हें गवाहों में भी शामिल नहीं कर रहा। एक बात और बताओ, इन लोगों का मेल मिलाप मुजरिम किस्म के लोगों यानी 10 नंबरियों और बदमाशों के साथ भी होगा? मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात समझ गए हो। हाँ जी, उस आदमी ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि आप नकबजनी की तफ्तीश कर रहे हैं। इन लोगों का ताल्लुक हर किसी के साथ है। उसने मुझे शहर के 3-4 आदमियों के नाम बताए कि वो ज्यादातर इनके पास आते जाते रहते हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। इनमें 2 10 नंबरिए बदमाश और बाकी जुएबाज और शराबी कबाबी थे। इनमें कोई भी नकबजनी जैसी वारदात करने वाला नहीं था। ये हो सकता था कि उन्होंने ये वारदात कराने का इंतजाम किया हो। बहरहाल मैंने इन लोगों को अपने जहन में शामिल तफ्तीश कर लिया। इस लड़की के लवाहिकीन को मैं भी तफ्तीश में शामिल नहीं करना चाहता था। पहले इनके खिलाफ कोई शहादत या कोई वाज़ेह इशारा हासिल करना ज़रूरी था। अगर मैं इसके बगैर बराह रास्त उनसे बात करता तो वो सिवाय इनकार के कोई जवाब न देते। फीका नाम का एक मशहूर डकैत है, मैंने कहा। क्या तुम उसे जानते हो?
نہیں، اس نے جواب دیا، اگر میں اسے دیکھوں تو شاید بتا سکوں کہ یہ شخص ان کے ہاں آتا رہا ہے یا نہیں۔ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ میری دور پار کی رشتہ داری ہے، اس نے جواب دیا۔ صوبیدار کی پہلی بیوی بھی میرے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ میں ان دونوں فریقوں سے ملتا ملاتا ہوں۔ صوبیدار کے گھر کے متعلق اس نے ان باتوں کی تصدیق کی جو مجھے پہلے معلوم ہو چکی تھیں۔ کیا صوبیدار کی یہ نوجوان بیوی اس گھر میں خوش ہے؟ بہت خوش ہے جی، اس نے جواب دیا۔ صوبیدار اس کے ہاتھ میں ہے، صوبیدار کا روپیہ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور صوبیدار کا بیٹا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ صوبیدار کا روب داب گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر اس کی حیثیت معمولی سے نوکر جتنی بھی نہیں۔ میرا شک اب ان لوگوں پر منتقل ہو گیا۔ یہ بالکل واضح تھا کہ نقب انہوں نے خود نہیں لگائی، انہوں نے پیشہ وروں کو استعمال کیا ہے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی شہادت حاصل کرنی تھی۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے۔ صوبیدار کے گھر کے حالات مجھے ابھی پوری طرح معلوم نہیں ہوئے تھے۔ مجھے ان کی اس بیٹی کے متعلق معلوم کرنا تھا جو 5-6 مہینے پہلے گھر سے چلی گئی تھی یا لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں انہی لوگوں کے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے ASI کو دوسری طرف بھی لگا رکھا تھا جو پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کر رہا تھا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ واردات کرانے والا گھر کا ہی کوئی فرد نہ ہو۔ میں پیشہ وروں کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس قسم کی وارداتوں کی تفتیش میں وقت ضائع کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے ASI کو بھی اسی تفتیش میں لگا دیا تھا۔ صوبیدار کی بیٹی کے متعلق مجھے معززین سے یہی رپورٹ ملی۔ انہوں نے اس لڑکی کو شریف و مظلوم بتایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہوشیار اور چالاک لڑکی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا کہ لڑکی سیدھی سادی اور بدو سی نہیں تھی۔ محلے میں ہر گھر کے ساتھ اس نے بڑے اچھے مراسم رکھے ہوئے تھے۔ محلے کی عورتوں کے ساتھ وہ اپنے گھر کے متعلق کیا باتیں کرتی تھی؟ مجھے جواب ملا کہ وہ زیادہ تر اپنی سوتیلی ماں کے برے سلوک کی باتیں کرتی تھی، روتی بھی تھی اور اپنے بھائی کے خلاف خاص طور پر باتیں کرتی تھی۔ اپنے بھائی کی بیوی کو وہ اچھا سمجھتی تھی۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی اور کہاں چلی گئی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں نئی صوبیدارنی سے بھی پوچھ گچھ کروں۔ میں رات کو ان کے گھر گیا اور صوبیدار کو کہہ کر اس کی بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہاری سوتیلی بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کسی کو چاہتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بات چھپی تو نہیں رہ سکتی؟ محلے کے کسی آدمی سے ملتی ملاتی ہوگی؟ نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا، اس نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھی لڑکی تھی؟ میں نے کہا۔ آپ اس کے متعلق اتنی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صوبیدارنی نے مجھ سے پوچھا۔ اس چوری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ ویسے ہی شک تھا کہ وہ جس کے ساتھ گھر سے نکلی ہے اس سے اس نے یہ واردات نہ کرائی ہو۔ نہیں، اس نے کہا، وہ اتنی چالاک نہیں تھی۔ پھر اسے گئے ہوئے بھی تو 5-6 مہینے ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے گھر میں کسی دشمن نے ڈاکہ ڈلوایا ہے؟ ہاں، میں نے کہا، مجھے یہی شک ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اس نے کہا۔ میرا پکا شک بہو پر ہے جو 2-3 مہینے ہوئے اپنے گھر بیٹھی ہے۔ میں صوبیدار صاحب کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اسے طلاق دو، اس کا زیور اور حق مہر اسے دے دو، لیکن صوبیدار صاحب نے اسے اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اس کی بجائے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ صلح صفائی کرا کے لڑکی کو گھر لے آئیں؟ میں نے کہا، سیدھا طریقہ تو یہی تھا۔ وہ لڑکی یہاں بسنا نہیں چاہتی، اس نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا صوبیدار کے بیٹے کی بجائے کسی اور کو چاہتی ہے؟ اس نے اس لڑکی کے خلاف جو بولنا شروع کیا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ اپنی کرتوت چھپا رہی ہے اور اسے بدمعاش ثابت کر رہی ہے۔ میں چونکہ خاموشی سے سن رہا تھا اس لیے اس کی زبان بے قابو ہو گئی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس لڑکی کے خلاف بول رہی ہے تو میں اسے کہوں کہ اس کے خاوند پر تو تم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کے اس قسم کے چال چلن کے ساتھ میری کوئی تعلق داری نہیں تھی۔ میں نے یہ خاص طور پر دیکھا کہ یہ نوجوان صوبیدارنی خود چالاک تھی، خوبصورت بھی اتنی تھی کہ اس کی چالاکیوں پر پردہ پڑ جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ زیادہ تر جھوٹ ہے۔ اس سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے صوبیدار کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیا آپ اپنی بہو کو گھر نہیں لائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 3-4 گالیاں دیں اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کے متعلق کیوں پوچھا ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ آپ کے دشمن ہیں
اور یہ واردات انہوں نے کرائی ہوگی؟ میں نے کہا۔ ہاں ہاں، صوبیدار نے کہا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی اسی قسم کی دی تھیں۔ ایسی دھمکیاں کیوں دی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرح پہلے تو اس لڑکی کے خلاف زہر اگلا، اسے بدمعاش ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر بتایا کہ وہ لڑکی کا زیور مانگتے ہیں۔ تو آپ ان کا زیور دے کیوں نہیں دیتے؟ دیں کہاں سے؟ صوبیدار نے جواب دیا، اپنا سارا زیور وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دراصل انہیں شکایت یہ ہے کہ ہم ان کی بدکار لڑکی کو بساتے نہیں۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا، ان کی برادری کا کوئی آدمی ہوتا، تو میں اس کے منہ پر تھپڑ اگر نہ مار سکتا تو یہ ضرور کہتا کہ اپنے گھر کو بدکاری کا اڈا تو تم نے خود بنا رکھا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ اپنی بہو کے زیور کے متعلق وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جناب صوبیدار صاحب، میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے خاندان میں کون اچھا اور کون برا ہے۔ میں اپنا صرف یہ شک رفع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں یہ واردات آپ کے کسی دشمن نے ہی یا گھر کے کسی فرد نے کرائی ہوگی۔ دیکھو جوان، اس کی صوبیداری جاگ اٹھی۔ اس نے صوبیداروں والے روب سے کہا، میرے خاندان میں کوئی چور نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ٹھیک سے بات کرو۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اس کی اکڑ پھونک کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، میری بیٹی کے ساتھ اس واردات کا کیا تعلق ہے؟ صوبیدار صاحب، میں نے بڑے تحمل اور تنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میں آپ کی عزت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ عمر میں میرے باپ کے برابر ہیں۔ اگر آپ نے پھر مجھے صوبیداری کا رعب دکھایا تو میں تفتیش بند کر کے اوپر رپورٹ بھیج دوں گا کہ یہ صوبیدار تفتیش میں مدد نہیں کر رہا۔ میرے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں، ورنہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکل جائیں گی کہ آپ منہ چھپاتے پھریں گے۔ میرے ساتھ سیدھی بات کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو اپنی بہو کے باپ پر شک ہے کہ یہ واردات انہوں نے کرائی ہوگی؟ ہاں، اس نے جواب دیا، مجھے ان پر شک ہے۔ کیا آپ کو اس شخص پر شک نہیں جس کے ساتھ آپ کی بیٹی چلی گئی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ بہت پرانی بات ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں جب وہاں سے نکلنے لگا تو صوبیدار مجھے بازو سے پکڑ کر الگ لے گیا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، آپ میرے گھر آئے ہیں، اس لیے آپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے۔ میں بغیرت آدمی نہیں، آپ میرے خاندان کی عورتوں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ صوبیدار صاحب، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے غصے کو دبا کر کہا، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اپنی عزت اور غیرت کو بچا کر رکھنا ہے تو اپنے گھر پر نظر ڈالیں۔ یہ عورت جو آپ کی بیوی ہے، آپ کی عزت کو سارے شہر کی گلیوں میں گھسیٹے گی۔ اگر آپ کی 1 درجن بیٹیاں ہوتی تو وہ سب اس گھر سے بھاگ جاتی۔ میں صوبیدار کو حیران و پریشان چھوڑ کر اس کے بہو کے دروازے پر جا رکا۔ اس کا گھر دکھانے والے میرے ساتھ تھے۔ ایک بزرگ صورت آدمی نے دروازہ کھولا، یہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ میں وردی میں نہیں تھا، لیکن وہ مجھے پہچانتا تھا۔ بیٹھک میں لے جا کر اس نے مجھے بٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ صوبیدار صاحب کے ساتھ آپ کی کیا ناراضگی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا، آپ کا میرے غریب خانے پر آنا سر آنکھوں پر، لیکن آپ کسی شک کی بنا پر یہاں آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ صوبیدار کے ساتھ ہماری کیا ناراضگی ہے، تو یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میری بیٹی اس کی بہو ہے۔ میں اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بٹھا دیتا ہوں، آپ کے پاس میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ اس سے پوچھ لینا کہ ناراضگی کیا ہے۔ 2-4 منٹ بعد ایک اور خوبصورت لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ صوبیدار کی بہو تھی۔ اس کے باپ نے اسے کہا کہ بیٹی، جو تم پر گزری ہے وہ سب انہیں سنا دو، ڈرنا نہیں، میں اندر جاتا ہوں۔ لڑکی تو جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کوئی اس سے پوچھے کہ اس پر کیا گزری تھی۔ اس نے زیادہ تر وہی باتیں سنائیں جو میں پہلے سن چکا تھا۔ لڑکی کچھ جھیپ اور جھجک سے بول رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ 1-2 ہمدردی کی باتیں کی، اس کے خامد اور سسر کو برا بھلا کہا اور اس کی مظلومیت کو تسلیم کیا تو وہ بلا جھجک بولنے لگی۔ کیا آپ میری یہ بات مانیں گے؟ اس نے اپنی مظلومیت کی داستان سناتے ہوئے کہا کہ میرا خامد اس رات میرے پاس ہوتا تھا جس رات اس کی سوتیلی ماں اسے اجازت دیتی تھی۔ آپ شاید یہ بھی نہیں مانیں گے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ دن کے وقت جب یہ بغیرت صوبیدار گھر نہیں ہوتا تھا تو میرا خامد اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میں نے صرف ایک بار اپنے سسر سے شکایت کی تو اس نے مجھے گالیاں دیں اور میرے خامد نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔
पहले तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर मैं फट पड़ी। इस नई सूबेदारनी को मैंने खरी खरी बल्कि बिल्कुल नंगी बातें कहनी शुरू कर दी, लेकिन इस बेहया पर कुछ असर ही नहीं होता था। एक रोज़ मेरी और उसकी बकबक हो रही थी। सूबेदार घर नहीं था, मेरा खामिद भी बाहर निकल गया था। वो आ गया, उसने मुझे मारने के लिए जूती उतार ली। मैं दौड़कर अंदर गई, सूबेदार की 2 नाली बंदूक जिसे वो दीवार के साथ लटका कर रखता था उतार ली। मेरे अब्बा की 1 नाली बंदूक है, मैंने कई बार इसमें कारतूस डालकर चलाया था। मैंने सूबेदार की पेटी से 2 कारतूस निकालकर सूबेदार की बंदूक में डाल लिए और बाहर निकल आई। मेरा खामिद और उसकी सौतेली माँ खुश थे कि मैं खामिद से डरकर अंदर छुप गई हूँ। बाहर आकर मैंने उनकी तरफ बंदूक सीधी की और खामिद को ललकार कर कहा कि आ मेरे नज़दीक और मुझे हाथ लगा कर देख। वो दोनों एक कमरे में भाग गए और अंदर से चटखनी लगा ली। मैं बकवास करती रही, वो बिल्कुल ना बोले। मैं बंदूक उठाए अपने घर चली गई और बताया कि ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं और आज मैंने क्या किया है। मेरे दोनों भाई घर थे, वो उठे, एक ने मेरा हाथ से बंदूक ले ली और दोनों मुझे लेकर सूबेदार के घर गए। सूबेदार अभी तक घर नहीं आया था। मेरे भाइयों ने मेरे खामिद और सूबेदारनी की बहुत बेइज्जती की। मेरी माँ भी आ गई, बाकी कसर उसने पूरी कर दी। मेरा खामिद बार बार कहता था कि तुम्हारी बहन मुझ पर बड़े घटिया इल्ज़ाम लगाती है। मेरे भाइयों और माँ के जाने के बाद इन दोनों ने मेरे साथ कोई बात न की, लेकिन अपनी करतूत से बाज न आए। मेरे अब्बा ने सूबेदार को बताया कि उसके घर में ये हरकतें हो रही हैं, लेकिन सूबेदार गुस्से में आ गया। मैं अपनी मर्जी से अपने घर चली जाती तो मेरा खामिद कुछ भी न कहता। मैं अपने मेके 8 दिन रहती या 12 दिन रहती, खामिद मुझे लेने ना आता, ना आकर ये पूछता कि कब आओगी। एक बार तो बात इतनी दूर तक पहुंच गई कि सूबेदार बंदूक लेकर निकल आया। इधर से मेरा अब्बा बंदूक लेकर निकला। महल्ले वाले दरमियान में आ गए, वरना खून बह जाता। उसने ऐसे ही कुछ और वाकयात सुनाकर कहा, फिर हमारे लड़ाई झगड़े चलते रहे। एक रोज़ मैं माँ बाप के घर गई और उनके सामने यही रोना रोया। मेरे अब्बा ने कहा कि इन लोगों पर लानत भेजो, मैं इनका बंदोबस्त कर लूँगा। तुम जाओ और अपना जेवर वहाँ से ले आओ, फिर मैं उस रोज़ ससुराल तुम्हें भेजूँगा जिस रोज़ वो खुद आकर कहेंगे। मैं वहाँ गई और सूबेदारनी से कहा कि मेरा जेवर मुझे दे दो। उसने शादी के फ़ौरन बाद मेरा जेवर अपने कब्ज़े में कर लिया था। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि जेवर कौन से बक्स में रखा है? मैंने इस ख्याल से पूछा कि ये घर बेदी हो सकती है या नहीं। हाँ जी, उसने जवाब दिया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसने अपना, पहली सूबेदारनी का और मेरा जेवर एक संदूक में इकट्ठा रखा हुआ था और इसे बड़ा मोटा सा ताला लगा हुआ था। ये तो मुझे कभी भी पता न चल सका कि उसने चाबियां कहाँ छुपा कर रखी हुई हैं। मैंने उससे अपना जेवर मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने और कुछ भी ना कहा और वापस चली आई। उसके बाद मेरा अब्बा उनके घर जाकर जेवर मांगता रहा। उन्होंने ये झूठ बोला कि तुम्हारी लड़की जेवर अपने साथ ले गई है। हम तलाक मांगते हैं तो वो तलाक भी नहीं देते। तुम्हारे भाई बड़े ज़बरदस्त आदमी मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम अगर इन्हें बताती तो वो ट्रंक ही उठा कर ले आते। मैंने इन्हें बताया था। उसने कहा, क्या उन्होंने तुमसे पूछा था कि ट्रंक कहाँ रखा है? हाँ जी, उसने जवाब दिया। उन्होंने पूछा था और मैंने बता दिया था। वो बेवकूफ़ लोग हैं। मैंने इससे कुछ और मालूम करने के लिए कहा, वही संदूक चोर उठा कर ले गए हैं। तुम्हारा जेवर हजम करते करते वो अपना जेवर भी गंवा बैठे हैं। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो सुर्ख रंग का संदूक था। हाँ हाँ वही, उसने कहा। ये तो मुझे मालूम था कि जेवर इसी सुर्ख संदूक में रखा था। इस लड़की ने मेरा शक अपने बाप और भाइयों के खिलाफ पुख्ता कर दिया। अब मुझे इनके खिलाफ शहादत की ज़रूरत थी। मैंने लड़की को अंदर भेज दिया। उसका बाप आ गया। बाप आया तो उसके साथ दोनों भाई भी आ गए। आपने मेरी बच्ची की दास्तान सुन ली है? बाप ने पूछा। जी हाँ, सुन ली है। मैंने कहा, बेचारी पर बहुत जुल्म हुए हैं। अगर आप सूबेदार या उसके बेटे को कत्ल कर दें तो मैं हैरान नहीं हूँगा। मेरे इन बेटों ने ये इरादा कर भी लिया था, उसने कहा, लेकिन मैंने इन पर काबू पा लिया। ऐसी हरकतें देहात में होती हैं। मैंने उनके साथ गपशप के अंदाज में बहुत सी बातें की। वो भी कुछ न कुछ कहते रहे। मैं कय्याफा शनासी करता रहा कि इस वारदात के साथ इनका कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने हवा में एक तीर चलाया। चंद दिन हुए फीका डकैत आपके यहाँ आया था। मैंने कहा, आपका इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक बस इतना ही है कि उसके गांव के करीब मेरे दादा परदादा की कुछ ज़मीन है। उसने कहा, हमने वो ज़मीन बटाई पर दे रखी है। अक्सर वहाँ आना जाना रहता है और उससे मुलाकातें होती रहती हैं।
थोड़े दिन हुए वो वैसे ही आ गया था। बड़ा जबरदस्त डकैत है, मैंने कहा। मलिक साहब, लड़की के बाप ने कहा, मेरे घर में 100 बार आए सर आंखों पर, लेकिन आज आपका आना बेमायने नहीं। मैं आपसे दुगनी उम्र का आदमी हूँ। मुझे ये बताएं कि आपके दिल में क्या शक है, क्या शक लेकर आए हैं, और आपने फीके डकैत की बात क्यों की है? साफ जाहिर है कि आपको किसी ने बताया है कि फीका यहाँ आया था। मैं बताता हूँ अब्बा जी, उसके बड़े बेटे ने कहा। मलिक साहब को सूबेदार ने हमारे पीछे डाला है। उसने देख लिया होगा कि फीका यहाँ आया था। मैंने हंसकर कहा, किसी से कोई बात पूछने का मतलब ये नहीं होता कि उस पर शक किया जा रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि फीके जैसे आदमी आपके घर में आते अच्छे नहीं लगते, बदनामी होती है। उसने कुछ भी न कहा, वो कोई जवाब सोच रहा था, लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ और उनसे हाथ मिलाकर बाहर निकल आया। मेरे जहन में यही ख्याल अटका हुआ था कि ये वारदात उन्होंने ही कराई है और फीके से कराई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि फीका नकबजन था। मुझे याद है कि रात के 11 बज गए थे जब मैं थाने पहुंचा। मुझे ये खबर सुनाई गई थी कि जो कांस्टेबल उंगलियों के निशान लेकर फिंगरप्रिंट ब्यूरो फ्लोर गया था, वो वापस आ गया है। रिपोर्ट आने में इतने दिन नहीं लगा करते थे, लेकिन मुझे आज याद नहीं कि वो कांस्टेबल इतने दिन वहाँ क्यों रोक लिया गया था। मैंने जल्दी जल्दी लिफाफा खोला। लिखा था कि उंगलियों के ये निशान मोहम्मद रफ़ीक और फीका के हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि सज़ा याफ्ता आदि मुजरिमों के दोनों हाथों की उंगलियों के निशान महफूज करके फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेज दिए जाते थे, जो इनके रिकॉर्ड में रहते थे, और उन्होंने रिकॉर्ड देखकर ही ये रिपोर्ट लिख दी थी कि ये फीके के निशान हैं। मैंने फीके को कभी देखा नहीं था, उसका नाम कई बार सुना था। मुझे ये भी मालूम था कि वो मेरे पड़ोस के इलाके का रहने वाला है। उसे पकड़ने के लिए मुझे उस इलाके के थानेदार की मदद की ज़रूरत थी। एएसआई घर चला गया था। मैंने उसे घर से बुलवाया, उसे सूबेदार की बहू के बाप का नाम पता बताया। एएसआई ने कहा कि वो इन्हें जानता है। मैंने उसे कहा कि लड़की के बाप और दोनों भाइयों को थाने ले आओ और बाकी रात इन्हें थाने में बिठाए रखो। मैं सुबह उनसे बात करूंगा। अब तो इन लोगों के खिलाफ मेरा शक यकीन में बदल गया था। उस वक्त तक मुझे जो मालूमात मिली थी और जो कवायद मेरे सामने आए थे, इनके मुताबिक यही लोग मुझे मुलजिम नजर आते थे। फीके का उनके घर आना मेरे शक की तस्दीक करता था। सुर्ख संदूक की निशानदही लड़की ने की थी और वारदात फीके ने। उन्होंने जो धमकियां सूबेदार को भेजी थीं, इनमें उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर जेवर वापस कर दो। उन्होंने ये भी कहा था कि जेवर तो हम ले ही लेंगे। एएसआई को भेजकर मैं अपने घर चला गया। अगले रोज मुझे दूसरे इलाके के थानेदार के पास जाना था ताकि फीके की गिरफ्तारी का बंदोबस्त करूं। पकड़े जाने की सूरत में सजा तो फीके को ही मिलनी थी। मुझे ये मालूम करना था कि लड़की का कोई भाई भी वारदात में फीके के साथ था या नहीं। सुबह बहुत सवेरे मेरी आंख खुली। मैं तैयार होकर थाने में आया तो लड़की का बाप दौड़ता हुआ मुझ तक पहुंचा। मलिक साहब, उसने कहा, वो बेगैरत तो हमारा दुश्मन है। आपको हमारे साथ क्या दुश्मनी है? आपको थाने बुलाकर मुझे खुशी तो नहीं हुई। मैंने कहा, तफ्तीश अंधे की लाठी होती है, इसके सामने जो आता है बच नहीं सकता। आप घबराएं नहीं, मैंने आपको गिरफ्तार नहीं किया। ये शख्स दुश्मनी बढ़ा रहा है, उसने कहा। कौन शख्स? ये सूबेदार। उसने कहा, उसे मालूम नहीं ये दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ेगी। आप बैठें, मैंने कहा और अपने दफ्तर में चला गया। मुझे बताया गया कि एक आदमी मुझसे मिलने आया है, कहता है कि एक बड़ी ज़रूरी इत्तला लाया हूँ। मैंने उसे बुला लिया। वो था तो देहाती, लेकिन कुछ पढ़ा लिखा था। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। ज़रा शाइस्ता सा आदमी मालूम होता था। मैंने उसे बिठाया और पूछा कि वो क्या खबर लाया है। इस शहर में नकबजनी की वारदात हुई है, उसने कहा। मुझे किसी ने बताया था। ये शायद 7-8 रोज पहले का वाकया है। मैं अपने गांव से किसी गांव को रात के वक्त जा रहा था। पगडंडी के किनारे 2 आदमी बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैं उनके पास बैठ गया। उनके पास एक संदूक पड़ा था। आजकल आधी रात के वक्त चांदनी ज़्यादा हो जाती है। मैंने इनमें से एक को पहचान लिया। वो फीका डाकू था। आप उसे जानते होंगे। मैं तो उनके पास उसी तरह रुक गया था जिस तरह रास्ते में एक मुसाफिर दूसरे के पास खैर खैरियत पूछने और गपशप लगाने के लिए रुक जाया करते और इकट्ठे सफ़र भी करते हैं। मैं फीके को जानता था। इससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने मुझे जवाब देने की बजाय कहा, तुम अपना रास्ता लो, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हें इससे क्या।
میں نے روکنا مناسب نہ سمجھا، اسے کہا کہ میں تو ویسے ہی رک گیا تھا۔ میں اٹھ کر چلا گیا۔ 6-7 دنوں بعد ادھر آیا تو کسی نے بتایا کہ ایک صوبے دار کے گھر نقب لگی ہے اور صرف ایک بڑا سوٹ کیس یا صندوق چوری ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کھلا ہوا صندوق ایک جگہ پڑا ملا ہے جس میں سے ڈاکو زیور نکال کر لے گئے ہیں۔ مجھے جب وہ جگہ بتائی گئی تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں میں نے فیقے کو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا اور صندوق ان کے پاس پڑا تھا۔ میں اب سمجھا ہوں کہ فیقے نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ میں آپ کو یہی خبر سنانے آیا ہوں کہ یہ نقب فیقے نے لگائی ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے جہاں تمہیں فیقہ ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جو جگہ بتائی وہ اس جگہ سے تقریباً 1 میل آگے تھی جہاں سے کھلا ہوا صندوق برآمد ہوا تھا۔ کیا تم نے وہ صندوق اچھی طرح دیکھا تھا؟ بڑی اچھی طرح جناب، اس نے کہا۔ وہ صندوق میرے سامنے آئے تو میں اسے پہچان بھی لوں۔ میں نے اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر خود باہر نکلا۔ ایک تو تھانے میں وہ صندوق تھا جو کھلا ہوا برآمد ہوا تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں کے 2 صندوق جو اصل صندوقوں سے مختلف تھے ان کے ساتھ رکھ دیے اور اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ ان تینوں میں سے اس نے کون سا صندوق دیکھا تھا۔ اس نے تینوں صندوقوں پر نظر دوڑائی اور ایک صندوق پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ تھا۔ اس نے کالے رنگ کے ایک صندوق پر ہاتھ رکھا جو نہ صرف یہ کہ سرخ نہیں تھا بلکہ ساخت اور سائز میں اصل صندوق سے بہت مختلف تھا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس نے غلط صندوق پر ہاتھ رکھا ہے۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے دوسرے تھانے کے علاقے کا ایک گاؤں بتایا۔ مجھے اس پر کچھ شک سا ہوا۔ اس نے 2 اہم باتیں بالکل غلط بتائی تھیں۔ یہاں تم کس کے پاس آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس واردات کے متعلق کس نے بتایا تھا؟ اپنا ایک دوست ہے، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ واردات فیقے نے کی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اپنے دوست کا نام اور پتہ بتا دو، میں نے کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا بڑا صاف تاثر دیکھا۔ یہ شخص مجھے کسی جرائم پیشہ گروہ کا آدمی لگتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کہیں ڈکیتی وغیرہ جیسی واردات ہو گئی تو مجرموں نے اس آدمی جیسا اپنا ایک آدمی بھیج دیا جس نے تھانے میں کسی اور ڈاکو کا نام لے کر کہا کہ یہ واردات اس نے کی ہے، یعنی پولیس کو گمراہ کیا گیا۔ میں نے اس پر 1-2 سوال اور کیے تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ وہ پولیس کا اتنا ہمدرد اور مخلص شہری کہاں سے آ گیا تھا۔ اب مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، میں نے اس سے پوچھا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے میرے سوال کو ٹالنے کی بھونڈی سی کوشش کی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون سے ڈکیت کے آدمی ہو، میں نے کہا، اور فیقے کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ نہیں جناب، اس نے کہا، میں کسی ڈکیت کا آدمی نہیں ہوں، میں خود مجرم ہوں، میں تو اپنا فرض ادا کرنے آیا تھا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ کی مرضی، میں جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ میرے دوست، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور کرسی پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا، تم تو ہمارے اپنے آدمی ہو، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گا۔ وہ بیٹھ تو گیا لیکن اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے تھوڑی ہی دیر پہلے پتہ چل گیا تھا کہ انگلیوں کے نشان فیقے کے ہیں اور یہ بڑا پکا ثبوت تھا کہ یہ واردات اس نے کی ہے، لیکن یہ آدمی کسی اور مجرم گروہ کا لگتا تھا۔ اس سے میں اس گروہ کے راز لے سکتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا، میں نے کہا۔ آج دن میں حوالات میں آرام کرو، رات کو تمہارے ساتھ باتیں ہوں گی۔ وہ اس طرح بلبلا اٹھا جیسے میں نے اسے بڑے گہرے پانی میں دھکا دے دیا ہو۔ جناب عالی، اس نے کہا، میں کسی ڈاکو کا آدمی نہیں ہوں، میں ایک بڑے امیر زمیندار کا ملازم ہوں۔ کون ہے وہ؟ چودھری محمد اقبال، اس نے بتایا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور یہ بات آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ مسروقہ صندوق کا رنگ سرخ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تمہیں شاید صندوق کی بناوٹ اور سائز بھی نہیں بتایا، اور اس نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ مسروقہ صندوق کس جگہ سے برآمد ہوا تھا؟ نہ جی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ میں نے آپ کے آگے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری چودھری کا اس واردات کے ساتھ اور فیقے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا، مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میرا بنے گا کیا؟ میں اس کا ملازم ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جاگیردار اور زمیندار اپنے نوکروں کو کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، کیا آپ ان پر رحم نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟
मैंने उसे सच्चे दिल से कहा, मैं सबसे पहले तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करूंगा, तुम मुझे हर एक बात बताओ। इस शख्स का डर बेमायनी नहीं था। मुझे ज़्यादा बातों का इल्म नहीं, उसने कहा। मुझे ये मालूम है कि नकबजनी की इस वारदात से पहले फीका डाकू 2-3 दफ़ा हमारे चौधरी के पास आया था। शराब कबाब की महफिल लगी होगी। ना जी, उसने कहा, हमारे चौधरी साहब में इस किस्म का कोई ऐब नहीं। इनके यहाँ कभी ताज तवाइफ कुछ नहीं होता। फिर तो वो बड़ा फजूल चौधरी है, मैंने हंसते हुए कहा। फिर फीके के साथ उसकी क्या यारी है? उस शख्स के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे साफ पता चलता था कि वो कोई खास बात कहना चाहता है, लेकिन जबान पर लाने से डरता है। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि चौधरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जनाब, उसने लंबा सांस लेकर कहा, मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता। नकबजनी की ये वारदात फीके ने हमारे चौधरी के कहने पर की है। क्या ये चौधरी का पेशा है? मैंने पूछा, या कोई और वजह है? तुमने सोचा तो होगा। मैं हैरान हूँ थानेदार साहब, उसने कहा। चौधरी साहब ऐसे आदमी नहीं, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है। जो वजह मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि 6 महीने हुए आपके शहर की एक लड़की चौधरी साहब के पीछे निकल गई थी और चौधरी साहब ने उसके साथ शादी कर ली थी। क्या तुम जानते हो वो किसकी बेटी है? ना साहब बहादुर, उसने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना ही मालूम है कि 2 आदमी यहाँ आए थे। लड़की को मालूम था वो आ गई। ये आदमी इसके लिए घोड़ी लाए थे। क्या इन 2 आदमियों में फीका भी था? नहीं, उसने जवाब दिया। फीके के साथ इनका पहले कोई ताल्लुक नहीं था, ना वो कभी इनके पास आया था। ये तो अब की बात है कि वो आया और मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत बड़ा डाकू है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि चौधरी साहब का एक डाकू के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। अगर तुम्हें ये पता है कि फीके ने नकबजनी की वारदात की है, तो इसके बाद भी फीका चौधरी के पास गया होगा। ना जी, उसने जवाब दिया। मैं हर वक्त चौधरी साहब के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मैंने इसके बाद फीके को नहीं देखा। तुम्हारी बात अभी कच्ची मालूम होती है, मैंने कहा। तुम कुछ सियाने आदमी मालूम होते हो। खुद ही सोचो कि चौधरी ने खुद ही फीके से वारदात कराई और तुम्हारे जरिए खुद ही इसकी निशानदेही कर रहा है। ये क्या चक्कर है? ये कोई चक्कर ही है थानेदार साहब, उसने कहा। ये तो आप ही मालूम कर सकते हैं। इस शख्स ने यह इंकिशाफ करके कि उसके चौधरी इकबाल ने मेरे कस्बे से एक लड़की निकलवाई थी, मुझे ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि ये इसी रिटायर्ड सूबेदार की बेटी है जो 6 महीने पहले लापता हो गई थी। चौधरी मोहम्मद इकबाल का गांव सात वाले थाने के इलाके में था, जो मेरे कस्बे से 10-12 मील दूर था, और फीके का इलाका भी वही था। मुझे अब ये फैसला करना था कि पहले चौधरी इकबाल के पास जाऊं या फीके को पकड़ूं। मुझे ख्याल आया कि मैंने बाहर सूबेदार की बहू के बाप और भाइयों को बिठा रखा है। मैं बाहर निकला और उसके बाप को बुलाया। नवाबपुर के चौधरी इकबाल को आप जानते हैं? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मैं आज पहली बार उसका नाम सुन रहा हूँ। मेरी एक बात गौर से सुन लें, मैंने उसे कहा। अब आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब दें तो सोच समझ कर दें। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप फीके को जानते हैं, इसी तरह आप चौधरी इकबाल को भी जानते हैं। आप हमें क्यों परेशान करते हैं? मोहतरम, मैंने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। मैंने आप पर करम किया था कि आपकी बेटी को अपनी बहन समझकर आपके घर चला गया था। मैं उसे थाने भी बुला सकता था। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ जनाब, उसने कहा, लेकिन ये भी तो सोचें कि हम रात के यहाँ आए बैठे हैं। आप कुछ देर और बैठें, मैंने कहा। अपने बेटों से सलाह मशवरा कर लें। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे शक ये था कि चौधरी इकबाल के साथ ये भी शामिल हैं। मैं उसी दिन सात वाले इलाके के थाने में चला गया। वहाँ एक हिंदू सब इंस्पेक्टर तीरथ राम SHO था। दूसरे थाने के इलाके से किसी मुलजिम को पकड़ना या वहाँ जाकर तफ्तीश करना पुलिस के एक खास दफ्तरी तरीक़ाकार के तहत होता है। आपको इस तरीके और इन दफ्तरी कार्रवाइयों के साथ तो कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैंने वहां जाकर तीरथ राम से कहा कि फीके डकैत को पकड़ना है। तीरथ राम को इसके ठिकाने का इल्म था। फीका उस ऊंची सतह का डाकू नहीं था कि उसने अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रखा होता। तीरथ राम उसी वक्त उसके ठिकाने पर छापा मारने के लिए तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फीका आसानी से हाथ आ जाएगा, लेकिन खुदा ने ऐसा करम किया कि फीका घर पर ही मिल गया। बड़े तेज बुखार ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर रखा था।
2 थानेदारों को देखकर उसे परेशान तो होना ही था। फीके दोस्त, मैंने उसे कहा, सुर्ख संदूक तो मिल गया है, उसमें जो माल था वो भी दे दो। उसने पसोपेश की जो उसे करनी ही थी। आदमी उस्ताद था। उसका ख्याल था कि हमारे पास कोई शहादत नहीं है। फीके, मैंने कहा, तुम्हारी उंगलियों के निशान शहादत दे रहे हैं। मेरे पास कुछ और शहादत भी है। फिर मुझे गिरफ्तार कर लो, उसने कहा, और अदालत में मेरा जुर्म साबित करो। तुम्हारा जुर्म साबित है फीके, तीरथ राम ने कहा, माल बरामद करा दो, मुझे जानते हो ना। वो इतना कच्चा नहीं था, साफ इनकार कर रहा था। मैंने तीरथ राम से कहा कि खाना तलाशी लो। वो उठ खड़ा हुआ। हम जब सैन में गए तो वहाँ 2 औरतें थीं, एक अधेड़ उम्र और दूसरी जवानी के आखिरी दौर में थी। एक को मैंने पकड़ लिया और तीरथ राम को इशारा किया कि वो दूसरी को पकड़कर परे ले जाए। मालूम हुआ कि ये दोनों उसकी बीवियां हैं। सच बोलोगी तो फायदे में रहोगी, मैंने उस औरत से कहा, जो मेरे कब्जे में थी। 7-8 दिन गुजरे। फीका बहुत सजेवर और कपड़े लाया था। वो खुद ही बता दो कहाँ रखे हैं। नहीं बताओगी तो हम खुद बरामद कर लेंगे और तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो फौरन बता देती। मुझे चूंकि यकीन था कि मुजरिम फीका ही है और वो चोरी का माल यहीं लाया होगा, इसलिए मैंने इस औरत पर जरा सा तशद्दुद करना जायज समझा। मैंने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और जोर से आगे को धक्का देकर बुलंद आवाज से कहा, इसे हथकड़ी लगा लो और थाने ले चलो। उसे दरअसल हथकड़ी नहीं लगानी थी, उसे सिर्फ डराना था। वो औंधे मुंह गिर पड़ी थी। 2 कांस्टेबल दौड़े आए। उन्होंने बड़ी बेरहमी से उसे उठाया और बाहर की तरफ घसीटने लगे। फीका भी उठकर आ गया। मलिक साहब, फीके ने उठकर कहा, ये बात ठीक नहीं। एक कमरे के दरवाजे से तीरथ राम की आवाज आई। उसने फीके को ऐसी गाली दी जो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलती और कहा, बकवास करता है कि ये बात ठीक नहीं। देख मैं तेरी इस माँ के साथ क्या सलूक करता हूँ। तीरथ राम के कब्जे में जवान औरत थी। उसने उस औरत का गिरेबान पकड़ लिया और उसे घसीटकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। इस औरत ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और दरवाजे में बैठ गई। तीरथ राम ने 2 कांस्टेबलों को आवाज दी। फीका दौड़ा आया और उसने तीरथ राम का बाजू पकड़ लिया। दूसरी औरत को 2 कांस्टेबल घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। फीका मिन्नत समाजत पर आ गया। इन औरतों को छोड़ दो, उसने कहा। दोनों औरतों को जूं ही छोड़ा गया, उनकी जबानें चल पड़ी। दोनों मिलकर फीके को गालियां दे रही थीं। उनके होठों से झाग उड़ रही थी। दोनों मिलकर उसे गालियां दे रही थीं। मुझे अधेड़ उम्र औरत की एक बात याद रह गई है। उसने फीके के बिल्कुल सामने जाकर और हाथ उसके मुंह पर देकर बड़ी खुशीली आवाज में कहा, बुला अपनी माँ के उन शौहरों को जिनके साथ तू डाके डालता है और वो अपना हिस्सा वसूल करके घरों में जा बैठते हैं। फीके ने उसको एक ही सांस में 3-4 गालियां दे डाली। मैं फीके के पीछे खड़ा था। मैंने पीछे से फीके की गर्दन पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। उसकी बीवी उसके सामने 2-3 कदम दूर खड़ी थी। फीका उसके साथ टकराया। उस औरत ने उसके सर पर 2 हत्थड़ मारने शुरू कर दिए। फीका पहले ही बुखार से मर रहा था। मुख्तसर ये कि पुलिस भी उसके खिलाफ थी और उसकी बीवियां भी उसके खिलाफ हो गईं। वो ऐसा फंसा कि उसे हथियार डालने पड़े। उसने बताया कि मसरू का जेवर एक कोठी के कोने में दबा रखा है, जिसकी उसने निशानदही की। तीरथ राम घर से बाहर आ गया। बाहर तमाशाइयों का हिजूम खड़ा था। नंबरदार दरवाजे में खड़ा था। तीरथ राम 2 आदमियों को अपने साथ अंदर ले आया। मसरू का माल की बरामदगी इन गवाहों के सामने करानी थी, जिन्हें मुशीर कहा जाता है। फीके ने गवाहों के सामने कोठी के कोने में रखी हुई मट्टी की डोलियां हटाकर हाथ से मट्टी हटाई और एक पोटली निकाल दी। मैंने इसे खोलकर देखा, इसमें जेवर था। क्या जेवर इतना ही था? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मेरा साथी अपना हिस्सा ले गया है। वो कहाँ है? मैंने पूछा। और वो कौन है? मलिक साहब, उसने तंजिया सी मुस्कुराहट से कहा, मेरी हड्डियां तोड़ दो, अपने साथियों को धोखा नहीं दूंगा। मैं खामोश रहा। उसने एक सूटकेस से मसरू का रेशमी कपड़े भी निकाल दिए। मैंने मुशीनामा तैयार किया, इस पर फीके के और गवाहों के अंगूठे लगवाए और हम उसे थाने ले गए। थाने गए? देख फीके, मैंने उसे कहा, अपने साथी की निशानदेही कर दे। तीरथ राम ने उसे दोस्ताना लहजे में कहा कि वो अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में ना डाले जो उसकी बर्दाश्त से बाहर है। बहुत देर बकबक झकझक करके और उसे कुछ लालच देकर हमने मनवा लिया। मुझे रात वहीं रहना पड़ा। खाने के बाद हमने फीके को अपने पास बिठा लिया।
उसने अपने साथी का नाम और गांव बता दिया। हमने एएसआई से कहा कि वो इस शख्स को गिरफ्तार करके ले आए। फीका पेशावर था, उसे मालूम था कि बाजी हार जाने की सूरत में क्या करना है। उसने सौदेबाजी शुरू कर दी। हम उसकी हर बात मानते चले गए। मुझे करना तो वही था जो कानून के मुताबिक किया जाना था। उसे खुश करने के लिए हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। चौधरी इकबाल के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने पूछा। कोई दुश्मनी नहीं, उसने जवाब दिया और पूछा, ये बात आपने क्यों पूछी है? मलिक भाई, तीरथ राम ने मुझसे पूछा, चौधरी इकबाल का इसके साथ क्या ताल्लुक है? मैंने उसके पाँव को पाँव से ठोकर मारी। वो मेरा इशारा समझ गया। फिर उसने चौधरी इकबाल के मुतालिक कुछ ना पूछा। हाँ फीके, मैंने पूछा, वारदात करके तुमने चौधरी इकबाल को शक्ल भी ना दिखाई? मेरी निशानदही उसी ने तो नहीं की, फीके ने पूछा। तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, मैंने कहा। मुझे ये बताओ कि चौधरी इकबाल का इस वारदात के साथ क्या ताल्लुक है? ये वारदात उसी ने करवाई थी, फीके ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। सूबेदार के साथ चौधरी इकबाल की कोई दुश्मनी है? ये तो मुझे मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने तीरथ राम को देखा। उसके चेहरे पर हैरत का बड़ा गहरा तासुर था। फीके ने बताया कि चौधरी इकबाल ने उसे कहा था कि इस कस्बे के फलां महल्ले में एक रिटायर्ड सूबेदार रहता है। उसने फीके को सूबेदार का नाम भी बताया था। चौधरी इकबाल ने फीके से कहा था कि वहां से एक बक्स उठाकर लाना है जिसमें बहुत सा जेवर पड़ा है। चौधरी इकबाल ने उसे ये कहा था कि वो इसमें से जेवर का कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा, बाकी सब उसे दे देगा। चौधरी इकबाल ने उसे मकान का नक्शा भी समझाया था और बताया था कि वो बक्स कहाँ रखा है और ये भी कि उस बक्स का रंग सुर्ख है। फीका मेरे कस्बे में गया और उसने किसी ऐसे आदमी से सूबेदार के घर का पता मालूम किया था जो फीके को जानता नहीं था। फीके ने मकान के पिछवाड़े जाकर दूर से देखा था। वो चूंकि नकबजनी का माहिर था, इसलिए उसने भाप लिया कि वो कमरा बाहर की तरफ है, लिहाजा नकब मौजूद तरीका है। मैंने सूबेदार की बहू के बाप का नाम लेकर उससे पूछा कि वह इनके घर क्यों गया था। इनके साथ मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है, फीके ने जवाब दिया। मैं दरअसल सूबेदार का मकान देखने गया था। मैं उनके घर चला गया। ये मैंने इसलिए किया था कि कोई मुझे पहचान ले और ये सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये जाहिर करूँ कि मैं इन लोगों से मिलने आया हूँ। इनकी कुछ ज़मीन मेरे गांव के करीब है, वहीं इनसे सलाम दुआ शुरू हुई थी। इस वारदात के साथ उनका क्या ताल्लुक है? नहीं, फीके ने जवाब दिया। जिसका ताल्लुक था वो मैंने बता दिया है। क्या तुमने जेवर का वो हिस्सा जो चौधरी इकबाल ने मांगा था उसे दे दिया है? नहीं, उसने जवाब दिया। इतने दिन क्यों नहीं दिया? एहतियात की खातिर, उसने जवाब दिया। मैं चाहता था कि कुछ दिन और गुजर जाएं और तफ्तीश खत्म हो जाए या ढीली पड़ जाए। वो बड़े इत्मीनान से बातें कर रहा था, जैसे ना वो मुजरिम हो और ना हम थानेदार। हमने उसे इकबाली जुर्म के लिए कहा और वो फौरन मान गया। उसने जो इकबाली बयान दिया वो बताना जरूरी नहीं, इतनी सी बात थी कि उसने अपने एक साथी को साथ लिया, नकब लगाई और सुर्ख संदूक उठाकर ले आया। रास्ते में उन्होंने संदूक का ताला तोड़ा और सारा जेवर और कपड़ा निकाल कर ले आए। पीके को हमने हवालात में बंद कर दिया। तीरथ राम ने मुझे बिठा लिया और मुझसे पूछने लगा कि चौधरी इकबाल का इस वारदात के साथ क्या ताल्लुक है। ताल्लुक जो कुछ भी है, मैंने कहा। हमें इससे क्या? मुलिम का ये कहना कि उसे फलां ने कहा था कि ये वारदात करो, कानून के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। तुम तो जानते हो। वैसे ये कहानी लगती दिलचस्प है। कहानी को लठ मारो मलिक भाई, तीरथ राम ने कहा। चौधरी इकबाल मेरा यार है, वो ऐसा आदमी नहीं। फीका झूठ बोल रहा है। ये किसी दुश्मनी की वजह से चौधरी इकबाल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि एक डाकू उस पर यह इल्ज़ाम आयद कर रहा है। तीरथ राम का तो चौधरी इकबाल दोस्त था, इसलिए वो इसे खबरदार करना चाहता था। मैं तो उसे जानता ही नहीं था। मुझे भी उसके पास जाना था। मेरे जाने का मकसद ये था कि फीके के खिलाफ केस तैयार करने में मदद मिल सकती थी या कोई नई बात सामने आ सकती थी। सूरज गुरूब हुए 1 घंटा गुजर गया था। थाने से चौधरी इकबाल का गांव 1.5 मील दूर था। हम दोनों घोड़ों पर वहां गए। चौधरी इकबाल सो गया था। उसे एक नौकर ने जगाया तो वो घबराहट के आलम में बाहर आया। 2 थानेदारों का रात को उसके घर जाना बिला वजह नहीं था। उसकी जबान हकला रही थी। तीरथ राम ने मेरा तारुफ कराया तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो हमें बैठने वाले कमरे में ले गया और हमसे पूछा कि हम इस वक्त क्यों आए हैं। चौधरी साहब, तीरथ राम ने कहा,
آپ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی۔ نہیں نہیں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، آپ اس وقت آئے ہیں؟ تیرتھ، میں نے کہا، اگر چودھری صاحب تمہارے دوست ہیں تو انہیں زیادہ پریشان نہ کرو، بتا دو۔ پھیکے ڈکیت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تیرتھ رام نے سے پوچھا۔ اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا دشمنی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ نے میرے قصبے کے ایک ریٹائرڈ صوبیدار کے گھر نقب لگوائی ہے۔ ہم نے پھیکے کو پکڑ لیا ہے اور اس کا اقبالی بیان لے لیا ہے۔ آپ نے پھیکے کو پکڑوانے کے لیے بڑا کچا آدمی میرے پاس بھیجا تھا۔ اسے آپ نے صندوق کا رنگ نہیں بتایا، صندوق کا سائز بھی نہیں بتایا۔ وہ خاموش رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، پھیکے سے آپ نے واردات بھی خود ہی کرائی اور خود ہی اسے پکڑوانے کی کوشش کی، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی زبان تو جیسے بند ہی ہو گئی تھی۔ ہم آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے، تیرتھ رام نے کہا، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ آپ کو گرفتار کیا بھی نہیں جا سکتا، میں نے کہا۔ پھیکا ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ اسے یہ واردات کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے کہ آپ سے اصل معاملہ معلوم کریں۔ تیرتھ رام نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس کے دوست ہیں یا آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ ہم دونوں نے آہستہ آہستہ اس کا خوف دور کیا اور اسے حوصلہ دیا کہ وہ ہمیں اصل بات بتائے۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے بات شروع کی تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سا واقعہ پہلے سنائے۔ ایک بات شروع کر کے اسے وہیں رہنے دیتا اور دوسری بات شروع کر دیتا۔ اس سے مجھے شک ہوتا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ چودھری اقبال خاصا خوبصورت آدمی تھا۔ اس زمانے کے معیار کے مطابق اس کا جسم بھی بہت اچھا تھا، دیکھنے کو جی چاہتا تھا، لیکن اس سے ایسی حرکت سرزد ہو گئی تھی کہ وہ کمزور اور بیکار سا آدمی لگتا تھا۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ یہ واردات اسی نے کرائی ہے۔ انسان پر جب حماقت کا دورہ پڑتا ہے تو وہ اسی قسم کی حرکتیں سرزد کرتا ہے۔ چودھری اقبال کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ مہینے میں 1-2 بار وہ شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ میرے تھانے والے قصبے سے کچھ دور جھیلوں کی طرح تالاب تھے، ان میں مرغابیاں بہت ہوتی تھیں۔ اس علاقے میں دوسرے پرندوں کی بھی بہتات تھی۔ چودھری اقبال ایک بار شکار پر جاتے۔ ایک روز میرے قصبے کے قریب سے گزرا۔ وہ گھوڑے پر جایا کرتا تھا اور اکیلا ہوتا تھا۔ ایک روز ادھر سے گزرا تو ایک گھاٹی جو نالے میں اترتی تھی، وہ اترا تو ایک طرف پانی جمع تھا اور 3-4 نوجوان لڑکیاں اس پانی میں پتھر مار رہی تھیں اور ہنس کھیل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کی عمر 17-18 سال تھی، وہ گھاٹی کی طرف دوڑتی آ رہی تھی۔ اوپر چڑھنے لگی تو اچانک اس کے سامنے گھوڑا آ گیا۔ وہ ایک طرف ہوئی، لیکن جلدی اور گھبراہٹ میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر پڑی۔ یہ اونٹ تھی، دوسری لڑکیاں ادھر دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ چودھری اقبال گھوڑے سے کود آیا، لڑکی اٹھ رہی تھی، پھر بھی اس نے لڑکی کی بغل میں ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اسے چوٹ تو نہیں آئی؟ لڑکی جواب دینے کی بجائے پرے ہٹ گئی اور چودھری اقبال کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ چودھری اقبال کو یہ لڑکی اتنی اچھی لگی جیسے اس کے دل میں اتر گئی ہو۔ وہ تو جیسے اس لڑکی میں گم ہو گیا تھا اور شاید لڑکی پر بھی ایسی ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ چودھری اقبال 30-32 سال کی عمر کا خوبرو اور تندرست جوان تھا۔ کچھ اور نہ سمجھ لینا، اس نے لڑکی سے کہا، میرے دل میں ذرا سی بھی بد نیتی نہیں، میں نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا، میں نے اچھا نہیں کیا۔ لڑکی چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ مسلمان ہو یا مسلمان، جیسے لڑکی کے منہ سے نکل گیا ہو۔ چودھری اقبال نے ہمیں سنایا کہ اس کی شغل میں عورت بازی کبھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شغل کچھ اور رکھے ہوئے تھے، مثلاً گھڑ سواری، نیزہ بازی، شکار اور پھول اگانا۔ بہت امیر زمینداروں کی شغل بڑے گندے ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو مہاراجا اور نواب سمجھتے اور حکم چلاتے تھے۔ حکم تو چودھری اقبال کا بھی چلتا تھا اور وہ بدنام جاگیرداروں کی طرح غنڈوں، بدماشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا بھی جانتا تھا، لیکن وہ انسانیت کے احترام کا خاص خیال رکھتا تھا۔ یہ لڑکی ایک جادو بن گئی، اس نے ہمیں سنایا۔ خدا کی قسم، بغیر سوچے میرے منہ سے نکل گیا، اگلی جمعرات کو میں پھر اسی وقت ادھر سے گزروں گا۔ تمہارا نام؟ اس نے سرگوشی کی۔ نوروز بی بی۔ میرے منہ سے معلوم نہیں کیوں نکل گئی۔ میں گھوڑے پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اگلی جمعرات کو چودھری اقبال پھر وہی گھاٹی اتر رہا تھا۔ اسے لڑکیوں کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ وہ آدھی گھاٹی اتر کر رک گیا۔ 1-2 منٹ بعد نیچے نالے میں نوروز نمودار ہوئی اور ادھر ادھر دیکھ کر اوپر آ گئی۔ چودھری اقبال نے 1-2 جذباتی باتیں کی، لڑکی چپ رہی۔
کبھی سر جھکا لیتی اور کبھی چودھری اقبال کے منہ کی طرف دیکھ لیتی۔ چودھری اقبال گھوڑے سے نہیں اترا تاکہ کوئی دیکھ لے تو شک نہ کرے۔ نوروز، اس نے کہا، میں برا آدمی نہیں، میری نیت پر شک نہ کرنا۔ پھر کب آؤ گے؟ نوروز نے جیسے سسکی لی ہو۔ چودھری اقبال نے اسے دن بتایا اور کہا کہ ایسی جگہ بتاؤ جہاں دل کی دو باتیں کر سکیں۔ لڑکی نے نالے کے پار دیکھا اور سر کا ہلکا سا اشارہ کیا۔ چودھری اقبال سمجھ گیا۔ نالے کے پار کھڈ تھے اور وہ علاقہ جنگل تھا۔ ان کی اگلی ملاقات وہاں ہوئی۔ اس روز نوروز نے بھی باتیں کی، دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی ہوئے۔ نوروز کی صرف ایک سہیلی تھی جو اس کی رازدان تھی اور وہ پرے ہو جاتی تھی۔ اس طرح تقریباً 15 دنوں بعد ان کی 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ لڑکی نے چودھری اقبال کو اپنے متعلق بتایا کہ ایک ریٹائرڈ صوبیدار کی بیٹی ہے جو طبیعت کا سخت آدمی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ جوان سوتیلی ماں نوروز کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ پھر اس سوتیلی ماں نے نوروز کے بڑے بھائی کو اپنی ہوس کے جال میں پھانس لیا۔ نوروز پر سختیاں تو بہت ہوتی تھیں لیکن اسے باہر جانے سے کوئی نہیں روکتا تھا۔ بڑا بھائی اپنی بیوی کو کچھ تو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ صوبیدار اپنی زمین پر چلا جاتا تھا جو قصبے سے کچھ دور تھی۔ نوروز کا یہ نفسیاتی معاملہ تھا۔ وہ ماں کے پیار سے محروم ہو گئی تھی اور اب اس کے لیے دھتکار رہ گئی تھی۔ پھر گھر میں بدکاری شروع ہو گئی اور اس دوران ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ صوبیدار کی دوسری بیوی کا ایک بھائی نیم پاگل سا تھا۔ وہ اپنی بہن کے پاس یعنی صوبیدار کے گھر آیا کرتا تھا۔ بہن چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو جائے۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس جھلے کو اپنی بیٹی دینے والا کوئی نہ تھا۔ بہن نے نوروز سے کہا کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ شادی کر لے تو وہ اپنا مکان اور تھوڑی سی جو زمین ہے وہ نوروز کے نام کر دے گی۔ نوروز کو زمین اور مکان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف یہ بات اچھی لگی کہ اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ الگ مکان میں رہے گی اور باپ کی جہنمی گھر سے نجات ملے گی۔ چنانچہ اس نے سوتیلی ماں کے بھائی کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا ماں باپ کے پیار سے محروم تھا اور اس کی ذہنی خرابی کا باعث بھی یہی تھا۔ نوروز سے اسے پیار ملا تو وہ ذہنی لحاظ سے بہتر ہونے لگا۔ اس کی خوشی نوروز کو بھی ہوئی۔ ایک روز نوروز گھر میں اکیلی تھی۔ سوتیلی ماں کا بھائی آ گیا۔ نوروز اسے کمرے میں لے گئی اور پاس بٹھا لیا۔ اس پگلے کی نیت بگڑ گئی۔ نوروز نے اسے کہا کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے گی لیکن پگلا حیوان نہیں، درندہ بن گیا۔ وہ نوروز پر دست درازی کرنے لگا۔ نوروز بڑی مشکل سے اس کے قبضے سے نکل کر دوڑی اور دوسرے کمرے سے باپ کی بندوق اٹھا لائی۔ اتفاق سے باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ نوروز کے بھائی کی بیوی جو صبح اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی واپس آ گئی۔ اس نے اندر کا منظر دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوروز نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میری عصمت پر حملہ کرتا ہے۔ نوروز کی بھابھی نے کہا کہ بندوق رکھ دے اور جوتی اتار لے۔ پھر یوں ہوا کہ دونوں لڑکیوں نے جھلے کو جوتیاں مار مار کر بھگا دیا۔ ان دونوں لڑکیوں کی آپس میں بہت محبت تھی، دونوں مظلوم تھیں۔ دونوں کو ڈر تھا کہ سوتیلی ماں کو پتہ چلے گا تو گھر میں دنگا فساد ہوگا۔ دونوں جوابی حملے کے لیے تیار ہو گئیں لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ سوتیلی ماں کے بھائی نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ ان لڑکیوں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اس نے اس گھر میں آنا چھوڑ دیا۔ ادھر نوروز نے سوتیلی ماں سے کہہ دیا کہ وہ اس کے بھائی کو قبول نہیں کرے گی۔ پھر تو اس گھر میں نوروز کا جینا حرام ہو گیا۔ سوتیلی ماں جھوٹ موٹ کی شکایتیں کر کے نوروز کو باپ اور بھائی سے ڈانٹ پڑوا دیتی۔ نوروز اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی تفریح کا صرف یہی ذریعہ تھا کہ سہیلیوں کے ساتھ باہر نکل جاتی اور سب نالے میں جا کر ہنستی کھیلتی تھیں۔ ان حالات میں نوروز کو چودھری اقبال مل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کی محبت پاک ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ اس کا ساتھ چاہتا ہے۔ چودھری اقبال ساتھ چاہتا تھا یا نہیں؟ نوروز کا نفسیاتی مطالبہ یہ تھا کہ وہ کسی کا ساتھ چاہتی تھی۔ وہ پیار کی بھوکی تھی۔ نوروز نے چودھری کو اپنے گھر کے حالات بتائے اور اسے رو کر کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ چودھری اقبال شادی شدہ تھا لیکن مطمئن نہیں تھا۔ برادری کی پابندیوں سے اسے جو بیوی ملی تھی وہ اسے پہلے روز سے ہی پسند نہیں آئی تھی۔ بھاری جسم کی اور واجبی سی شکل و صورت کی تھی اور اس کے ذہن میں گھٹن تھی۔ شادی ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ 2 ڈاکٹروں نے اس عورت میں نقص بتایا تھا۔ چودھری اقبال نے جس طرح اس عورت کو برداشت کیا تھا یہ اس کی شرافت کا ثبوت تھا۔ اس کے سامنے جب نوروز آئی تو اس کی برداشت جواب دے گئی
اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نوروز کے ساتھ شادی کرے گا۔ وہ نوروز کے باپ سے باقاعدہ رشتہ مانگنا چاہتا تھا، لیکن نوروز نے اسے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اس کی سوتیلی ماں نہیں مانے گی، الٹا اس پر پابندی لگا دے گی کہ باہر نہ نکلا کرے۔ نوروز نے کہا کہ چودھری اقبال ہمت کرے اور اسے ساتھ لے چلے۔ چودھری اقبال نے ہمت کر دکھائی، ایک رات اور خاص وقت اور ایک خاص جگہ مقرر کی۔ اس رات نوروز گھر سے نکلی، وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا گھر سے کچھ بھی لے کر نہ نکلی۔ مقررہ جگہ 2 آدمی کھڑے تھے، وہ گھوڑوں پر آئے تھے۔ ایک گھوڑی نوروز کے لیے لائے تھے، وہ گھوڑی پر سوار ہوئی اور ان 2 آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ کسی کو خبر ہونے تک وہ چودھری اقبال کے پاس پہنچ گئی۔ دوسرے دن اس نے مولوی اور گواہوں کو بلا کر نکاح پڑھا لیا۔ چودھری اقبال کو ڈر تھا کہ نوروز کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے جائے گی اور پولیس اس کے کھرے پر آ جائے گی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں حیران ہوں، چودھری اقبال نے کہا۔ نوروز کے باپ اور بھائی نے اس کی پرواہ ہی نہ کی کہ گئی کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی۔ ان پر نئی صوبیداری کا جادو سوار ہے، میں نے کہا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ایک بوجھ سر سے اترا۔ اس نے صوبیدار اور اس کے بیٹے کو چپ رہنے پر آمادہ کر لیا ہوگا۔ صوبیدار کے گھر ڈکیتی کی واردات اس طرح ہوئی کہ نوروز چودھری اقبال کو اپنے گھر کی باتیں سناتی رہتی تھی اور اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ یہ اس کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ رو بھی پڑتی تھی، اپنے باپ کے خلاف زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا، لیکن سوتیلی ماں نے آ کر باپ کا پیار بھی ختم کر دیا۔ چودھری اقبال کے دل میں نوروز کی محبت اتنی زیادہ تھی جیسے کہ اسے بت سمجھ کر اس کی پوجا کرتا ہو۔ پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی۔ نوروز نے چودھری اقبال کی محرومیاں ختم کر دی تھیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ نوروز صرف خوبصورت ہی نہیں، زندہ دل اور ذہین بھی ہے۔ صوبیدار کے گھر نقب لگنے سے 15-20 روز پہلے نوروز صبح اٹھی تو وہ بہت اداس تھی۔ چودھری اقبال نے اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات خواب میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ ماں نے اسے کہا ہے کہ تم باپ کی جائیداد کا حصہ تو چھوڑ آئی ہو، تم نے اپنا وہ زیور وہاں کیوں رہنے دیا ہے جو میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، اور میں نے تمہارے اتنے قیمتی ریشمی کپڑے بنوائے تھے، وہ تمہارا زیور اور تمہارے کپڑے ہیں، یہ تو میری سوکن اپنے پیٹ میں ڈال لے گی، جاؤ وہاں سے لے آؤ، سرخ صندوق اٹھا لاؤ۔ چودھری اقبال نے اسے کہا کہ وہ زیور اور کپڑوں کا غم نہ کریں، کچھ زیور اسے بنوا دیا ہے اور جتنا اور جیسا کہے گی اسے مزید بنوا دے گا۔ اس سے نوروز کی تسلی نہ ہوئی، کہنے لگی کہ وہ اپنی ماں کی روح کو خوش کرنا چاہتی ہے اور وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی سوتیلی ماں جیسی ذلیل اور فاحشہ عورت اس کا زیور اور اس کے کپڑے پہنے۔ ریشمی کپڑے سلے ہوئے نہیں تھے، یہ 7-8 سوٹوں کا قیمتی کپڑا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس زیور کا کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ 5-6 مہینے گزرنے کے بعد ایک خواب نے اس کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ زیور کے سوا وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ چودھری اقبال کے ہاں اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ زیور اس کا روگ بن گیا۔ ایک روز نوروز نے چودھری اقبال سے کہا، آپ تو کہتے تھے کہ میری خواہش پر آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، کیا آپ میری ماں کی روح کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ خدا نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے؟ اس نے یہ بات ایسے لہجے میں کہی کہ چودھری اقبال کا خون گرم ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ اس نے نوروز سے پوچھا کہ اس کا گھر اندر سے کس طرح ہے اور زیور والا صندوق کہاں رکھا ہے۔ نوروز نے اسے گھر کے اندر کا نقشہ سمجھایا جو چودھری اقبال نے کاغذ پر اتار لیا۔ اس نے صندوق والے کمرے کا بھی نقشہ بنا لیا۔ چودھری اقبال فیقے کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کو بھیج کر فیقے کو بلایا اور اسے بتایا کہ فلاں قصبے کی فلاں محلے میں ایک پنشنی صوبیدار کا گھر ہے، اس میں سے ایک سرخ صندوق نکالنا ہے۔ یہ تو میں آپ کو فیقے کی زبانی سنا چکا ہوں کہ اس نے یہ واردات کس طرح کی۔ چودھری اقبال نے اسے کہا تھا کہ وہ صندوق اس کے ہاں لے آئے، اس میں سے وہ تھوڑا سا زیور اور ریشمی کپڑا نکال کر باقی تمام زیور اسے دے دے گا۔ لیکن فیقہ واردات کر کے آیا اور چودھری اقبال کو صورت بھی نہ دکھائی۔ چودھری اقبال کو معلوم تھا کہ فلاں رات فیقہ نقب زنی کے لیے گیا ہے۔ 3-4 دنوں بعد چودھری اقبال کے ایک آدمی نے میرے قصبے سے معلوم کر لیا کہ نقب لگ چکی ہے اور سرخ صندوق پولیس کے قبضے میں اور مال فیقے کے قبضے میں ہے۔ چودھری اقبال نے اپنے اسی ملازم کو جو فیقے کو بلانے گیا تھا فیقے کے پاس بھیجا کہ اسے کہے کہ تم صندوق میرے پاس نہیں لائے، اب کپڑے اور زیور لے آؤ۔ فیقے نے جواب بھیجا کہ لوگوں کی دیواریں ہم توڑیں، سولی پر ہم کھڑے ہوں، پولیس سے بھاگے بھاگے ہم پھریں اور مال تمہیں دے دیں۔ چودھری سے کہنا کہ میرے استاد نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا تھا۔ یہ جواب سن کر چودھری اقبال جل اٹھا۔ اس نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ فیقے کو مروا دے گا،
लेकिन उसे ये सोच आई कि जेवर तो फीके के कब्जे में ही रहेगा। इसका उसने ये बंदोबस्त किया कि अपने उसी आदमी को जो मेरे पास आया था मेरे पास थाने भेजा कि थानेदार से कहे कि उसने फीके को एक आदमी के साथ देखा था और संदूक उनके पास पड़ा था। चौधरी इकबाल फीके को पकड़वाना चाहता था। अब चौधरी इकबाल डरा हुआ था कि फीके ने अदालत में कह दिया कि ये वारदात उसने कराई है तो क्या होगा। मैंने और सब इंस्पेक्टर तीरथ राम ने उसे तसल्ली दी कि कुछ भी नहीं होगा। मुलजिमों के लगाए हुए इल्जाम जिनका कोई तहरीरी सबूत ना हो कोई नहीं माना करता। फीके ने अपने साथी को पकड़वा दिया था। तमाम जेवर और कपड़े बरामद हो गए थे। उन्होंने जेवर कुछ दिनों बाद फरोख्त करना था। इनके बचने की कोई सूरत ही नहीं थी। फीका पहले भी सजा याफ्ता था, उसका साथी भी सजा याफ्ता था। दोनों को 8-8 साल सजाए कैद दी गई। मसरू का माल सूबेदार को दे दिया गया। सुर्ख संदूक फिर उसी घर में चला गया जहां से निकला था। इस फैसले को अभी पूरा महीना नहीं गुजरा था कि एक बड़ा ही संगीन वाकया हो गया। दिन के 11-12 बजे के दरमियान का वक्त था। मैं थाने के बरामदे में खड़ा एक आदमी की बात सुन रहा था। थाने के अहाते के फाटक में नवरोज का बाप रिटायर्ड सूबेदार अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी। उसकी चाल परेड ग्राउंड जैसी थी और वह गैर कुदरती तौर पर अकड़ा हुआ चल रहा था। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे अहमक और बेगैरत आदमी की मैं शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता था। मैंने इरादा कर लिया कि उसने सूबेदारी की अकड़ फूं दिखाई तो मैं इसे खरी खरी सुना दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरे पास आकर धीमी सी आवाज में कहा, जरा अंदर आए। और वो मेरे दफ्तर में चला गया। अब क्या हो गया है सूबेदार साहब? मैंने अंदर जाकर पूछा। ये मेरी बंदूक है, उसने बंदूक मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसमें 2 खाली कारतूस हैं। एक कारतूस अपने बेटे पर और दूसरा अपनी बीवी पर फायर किया है। दोनों के मगज उड़ा दिए हैं। उनकी लाशें मेरे घर के एक कमरे में एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। मैंने उन्हें हालत गुनाह की हालत में हलाक किया है। बंदूक यानी कि खाली कारतूस अपने कब्जे में लें और मुझे गिरफ्तार करें और अपनी कार्रवाई करें। मुझे बहुत सदमा हुआ। यह हादसा एक रोज होना ही था और इसकी बुनियाद इस शख्स ने उस रोज खुद रखी थी जिस रोज वो एक जवान लड़की को ब्याह कर लाया था। मैंने FIR लिखी और दफ्तरी कार्रवाई करके सूबेदार को साथ लिया और उसके घर गया। मैंने उसे हथकड़ी न लगाई। 2 कांस्टेबल उसके साथ रखे। महल्ले में लोगों का हिजूम था। मैंने 2 गवाह लिए और सूबेदार की रहनुमाई में अंदर गया। वो मुझे बकुआ के कमरे में ले गया। पलंग पर 2 लाशें पड़ी थीं। नीचे नई सूबेदारनी की और ऊपर सूबेदार के बेटे की लाश थी। गोली खाकर इंसान कुछ देर तड़पता है, लेकिन इन दोनों की मौत बगैर तड़पे आ गई। दोनों की खोपड़ी में छर्रे लगे थे और उनके मगज इस तरह उड़े थे कि मगजों के टुकड़े साथ वाली दीवार के साथ चिपके हुए थे। पलंग खून से भरा हुआ था। सूबेदार ने बयान दिया कि उसने कभी नहीं माना था कि उनके आपस में इस किस्म के ताल्लुकात हैं। इस इल्जाम पर उसने अपने बेटे के ससुराल के साथ दुश्मनी पैदा कर ली थी। अब उसे खुद शक हुआ। उसने सुबह घर से निकलते हुए कहा कि वो शाम को वापस आएगा। वो बंदूक लेकर निकला और 1.5 घंटे बाद वापस आ गया। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दीवार फलांगी और अंदर आ गया। उसे इसी पलंग वाले कमरे पर शक था। वो दबे पांव बरामदे में गया। दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसे अंदर की आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की के किवाड़ को देखा। ये जरा सा खुला हुआ था। इस खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं और दोनों किवाड़ लकड़ी के थे। उसने बंदूक की नाली से एक किवाड़ को आहिस्ता से धकेला। किवाड़ खुल गया। सामने पलंग पर उसे जो मंजर नजर आया उसने उसे पागल कर दिया। दोनों ने इधर देखा। वो उठकर भागने की हालत में नहीं थे। उनके पहलू खिड़की की तरफ थे। फासला बमुश्किल 12-13 फीट था। सूबेदार ने बड़ी तेजी से बंदूक का बट कंधे में रखा। पहला कारतूस अपने बेटे के सर पर फायर किया और दूसरा अपनी बीवी के सर पर। वह बगैर तड़पे ठंडे हो गए। मैंने गवाहों के सामने सूबेदार के बयान लिखे और उसे कहा कि सूबेदार साहब, 5 साल से ऊपर एक दिन सजा नहीं होगी, फिक्र न करें। लाशें जिस हालत में पड़ी हैं ये आपको बचा लेंगी। ये फौरी इश्तियाल का केस था। मैंने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और सूबेदार को एक मजिस्ट्रेट के पास इकबाली बयान कलमबंद कराने के लिए ASI के पास भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सूबेदार को कम से कम सजा मिलने की बात मोतबर हो गई। सूबेदार ने मजिस्ट्रेट को इकबाली बयान दे दिया था। मैंने 2 रोज बाद अदालत में चालान पेश कर दिया।
میں نے پہلی پیشی پر دیکھا کہ صوبیدار نے جو وکیل کیا تھا وہ بہت کمزور تھا، نہایت معمولی سا وکیل تھا۔ میں نے صوبیدار کو الگ کر کے کہا کہ کوئی قابل وکیل کریں۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ اللہ مالک ہے، پھانسی ہو گئی تو کیا ہے۔ میں چپ رہا۔ اس پیشی میں کوئی سماعت ہی نہیں ہونی تھی۔ اگلی پیشی 7-8 روز بعد تھی۔ میں اگلی پیشی پر گیا تو عدالت کے کمرے میں چودھری اقبال کھڑا تھا اور اس کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ چودھری اقبال نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی بیوی نوروز ہے۔ مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ صوبیدار صاحب کے گھر پر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ چودھری اقبال نے مجھے بتایا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کا وکیل اچھا نہیں۔ میں نے اسے یعنی کہ نوروز کو کہا کہ اگلی پیشی فلاں دن ہے، چلو صوبیدار صاحب سے معافی مانگیں گے اور کوئی قابل وکیل کریں گے۔ اس نے بڑا ہی قابل ایک ہندو وکیل کر لیا تھا، وہ بہت مہنگا وکیل تھا۔ صوبیدار کو ہتھکڑیوں میں لائے تو نوروز دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی اور بہت روئی۔ کانسٹیبلوں نے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ ہتھکڑی ایک ہاتھ کو لگاؤ۔ انہوں نے ہتھکڑی کھول کر ایک ہاتھ میں کر دی۔ صوبیدار نے بیٹی کو بازوؤں میں لے لیا۔ چودھری اقبال نے اس کے پاؤں چھوئے اور اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ میں یہ کہانی سناتا جاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ کہ صوبیدار نے کہا، نوروز بیٹی، گھر میں کوئی بھی نہیں رہا، تم اس چودھری اقبال کے ساتھ وہاں جاؤ یا وہ صندوق لے جاؤ، سارا زیور اس میں رکھا ہے، گھر کا آپ فکر نہ کریں۔ چودھری اقبال نے کہا، میں اس کی حفاظت کا انتظام آج ہی کر دوں گا۔ 1 مہینے بعد مجسٹریٹ سے کیس سیشن کورٹ میں چلا گیا۔ 1.5 مہینے بعد سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 سال سزائے قید اور 5,000 روپیہ جرمانہ بصورت عدم ادائیگی، جرمانہ 6 ماہ قید۔ چودھری اقبال نے 5,000 روپیہ ادا کر دیا اور سزا 2 سال رہ گئی۔ میرا خیال تھا کہ فوری اشتعال کا کیس ہے اور سزا 5 سال ہوگی، لیکن چودھری اقبال کے لائے ہوئے وکیل نے قابلیت کا ایسا کمال دکھایا کہ صوبیدار کو سزا 2 سال ملی۔